ट्रेड नेगोशिएशंस करने वाले बच्चे पहली बात तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखेंगे। कल वहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजन थी लेके कि मैम सेकंड यूनिट के साथ कंफ्यूजन हो रही है, तो सेकंड यूनिट का इससे कोई लेना देना नहीं है बच्चे। जो सेकंड यूनिट में हमने कवर किया था इन द कॉमन क्लास दैट वर द टैरिफ नॉन टैरिफ मेजर्स, ठीक है। और उसके अलावा कुछ हमने टेक्निकल नॉन टेक्निकल मेजर्स किए थे, बैरियर्स एंड मेजर्स किए थे, ठीक है ना। वो था कि हमने कैसे इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट करना है या फिर लिबरलाइज करना है, समझ के, और एक्सपोर्ट्स को कैसे इनहेंस करना है। वो उसके ऊपर क्वेश्चंस थे, मतलब वो चैप्टर उसके ऊपर था। ये क्या है नेगोशिएशंस, मतलब हम कह रहे हैं कि डब्ल्यूटीओ के मेंबर्स में किस किस तरह के अग्रीमेंट्स है, ठीक है। पहले फर्स्ट हाफ ऑफ द चैप्टर हमारा ये रहेगा। सेकेंड हाफ जो है बच्चों वो है कि गैट क्या था, फिर डब्ल्यूटीओ कैसे आया, और डब्ल्यूटीओ के क्या प्रिंसिपल्स एंड अग्रीमेंट्स रहे हैं, ठीक है। ऐसा कुछ चैप्टर है। तो पहली चीज तो अभी ये नहीं सोचेंगे कि हमने सेकंड यूनिट नहीं देखी, जिन्होंने नहीं देखी उससे एज सच इसका बहुत ज्यादा कोई लिंक नहीं है। एक आधा वर्ड कोई होगा तो आप मेरे से बीच में पूछ लेना, कोई बात नहीं, मतलब अगर मैं ना एक्सप्लेन करूँ वैसे तो मैं करूंगी। तो अभी इस माइंडसेट से बैठेंगे कि ये एकदम फ्रेश सेपरेट यूनिट है, ठीक है। सो अब स्टार्ट कर रही हूँ बच्चा। इंटरनेशनल ट्रेड में ट्रेड नेगोशिएशंस में सबसे पहले हमने आरटीएस करना है बच्चे। आरटीए अगर आप किताब से पढ़ेंगे ना तो आपको एकदम से बहुत कंफ्यूजन होने वाली है, तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा बाइफिकेशन करके ना एक चार्ट फॉर्म में बना के दिया है, तो आप प्लीज पेन पेंसिल अपने साथ में रेडी रखेंगे, ठीक है। जिन्होंने नहीं रखा है साइड पे ही छोटा सा फ्लो चार्ट है, उसमें मैं आपको क्लियर करा दूंगी कि कैसे समझना है, राइट। सो बच्चे पहले तो हमें ट्रांजैक्शन टाइप्स हमने पहले भी डिस्कस किए, थोड़ा सा मेरे को और इसके ऊपर आपको इनलाइटन करना है। पहली बात तो यूनिलेटरल ट्रांसफर या अग्रीमेंट्स क्या होता है। यूनिलेटरल अग्रीमेंट्स जिसको हम कहते हैं यूनिलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट्स, इसमें जो रिचर नेशंस होते हैं, अफ्लुएंट नेशंस होते हैं, मतलब जो जिनके पास जो डेवलप्ड है, सिंपल भाषा में समझो तो जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो क्या करते हैं, अंडर डेवलप्ड या पुअर, ठीक है, यूजुअली अंडर प्रिविलेज्ड वर्ड्स यूज किया हुआ है। तो अंडर प्रिविलेज्ड जो नेशंस हैं उनको हेल्प देते हैं। कैसी हेल्प देते हैं, कहते हैं कि आप अगर हमारी कंट्री में अपने गुड्स बेचेंगे, मतलब हम इंपोर्ट करते हैं, कौन इंपोर्ट करता है, रिच नेशंस। अगर अंडर प्रिविलेज नेशन से कुछ भी इंपोर्ट करते हैं, फिर से सुनेंगे, रिच नेशंस अगर कुछ भी अंडर प्रिविलेज नेशन से इंपोर्ट करते हैं तो उस इंपोर्ट पे 0% या फिर वेरी लो रेट ऑफ टैरिफ रहेगा। मतलब देर विल बी लेस और लो बैरियर्स टू ट्रेड। बट अगर वही रिच नेशंस अंडर प्रिविलेज नेशंस को कुछ भी एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब अगर मैं उल्टी अब सुनूं उनकी बात, तो जो अंडर प्रिविलेज नेशंस है इंपोर्ट करेंगे रिच नेशंस से, ठीक है। अंडर प्रिविलेज नेशंस जब इंपोर्ट करेंगे दूसरे नेशन से, रिच या फ्लुएंट नेशन से, तो वो नॉर्मल रेट ऑफ टैरिफ्स एंड टैक्सेस लगा सकते हैं या फिर रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, स्ट्रिक्ट मेजर्स ले सकते हैं जो कि वो यूजुअली लेते हैं टू प्रोटेक्ट और सेफ गार्ड देयर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। क्लियर। ये यूनिलेटरल है, फर्स्ट आरटीए टाइप यही है, ठीक है। नंबर टू इज बायलेटरल। बायलेटरल क्या होता है बच्चे, टू साइडेड ऑब्वियसली, कि आप मेरे पे कम टैक्स लगाए, बैरियर्स लगाए, मैं भी आपके ऊपर कम टैरिफ्स एंड बैरियर्स लगाऊंगी, ठीक है। सो इस तरह का जो ट्रेड है ये यूजुअली दो कंट्रीज, दो ब्लॉक्स, ब्लॉक्स अभी समझाऊंगी क्या होता है, या एक ब्लॉक और कंट्री के बीच में हो सकता है, मतलब कुछ भी, समझ गए, मतलब नाफ्टा ले लो और इंडिया के बीच में ले लो, एजियान इंडिया के बीच में ले लो, ठीक है, ईयू नाफ्टा के बीच में ले लो, मतलब कोई भी ब्लॉक्स हो सकते हैं या कंट्रीज हो सकती है, और कंट्री कंट्री हो सकती है इंडिया यूएस, ठीक है जी। समझ गए। तो बायलेटरल हो गया कि दो संगठनों ने या एक संगठन और एक कंट्री ने या दो कंट्रीज ने एक दूसरे के साथ अग्री किया दैट वी विल चार्ज लो और लेस टैरिफ्स, ठीक है। समझ आ गई बात। नंबर थ्री, मल्टीलेटरल एंड प्लूरीलेटरल का इसके अंदर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है बट वर्ड्स यूज्ड है तो समझा देते हैं बच्चे। मल्टीलेटरल का मतलब होता है जब अब हम सारे क्या हैं, डब्ल्यूटीओ के मेंबर्स है, याद है, हम सारे क्या हैं, डब्ल्यूटीओ के मेंबर्स हैं, तो हमारे बीच में जो भी ट्रेड होगी ना उसके बारे में गाइडलाइंस हमने कहाँ साइन की होंगी, डब्ल्यूटीओ में। तो हम उन सबके क्या है, मोस्ट फेवर्ड नेशंस हैं, याद है। तो हमारे लिए जो लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो मल्टीलेटरल है, क्या है,
मल्टीलेटरल, कि अगर आप और मैं एक दूसरे के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वो किसके तहत होगा, डब्ल्यूटीओ की गाइडलाइंस के हिसाब से होगा, क्योंकि हम सारे क्या हैं, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी कंट्रीज है उसकी आईज में डब्ल्यूटीओ की, ठीक है। दैट इज मल्टीलेटरल। नाउ व्हाट इज प्लूरीलेटरल? नाउ प्लूरीलेटरल इज मोर और लेस लाइक बायलेटरल, बट बायलेटरल में सिर्फ दो की बात हो रही है। प्लूरीलेटरल में क्या हो गया, दो से ज्यादा लोग हो गए, ठीक है, और वो क्या कर रहे हैं, ये दो भी हो सकते हैं, समझ रहे हो, कि वो अपने बीच में ये कह रहे तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट्स आ रही है, ठीक है। या फिर हमने कहा कि दो नहीं तीन हो गए, जैसे अब यूएसएमसीए आगे हम पढ़ेंगे, नाफ्टा का जो आज का नाम है दैट इज यूएसएमसीए, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको एंड कनाडा। पहले नाफ्टा था इसका, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था। नाफ्टा के बाद अब इसका नाम जो है दैट इज चेंज टू यूएसएमसीए, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको एंड कनाडा, ठीक है। ये अपने आप में एक ब्लॉक है, बट कंट्रीज हैं, इन्होंने भी अपने बीच में एक अग्रीमेंट बनाया, ठीक है। देन इन्होंने एक से सपोज एशियान के साथ कर लिया, एंड देन ईयू के साथ कर लिया, राइट, सो दैट इज प्लूरीलेटरल। क्लियर? श्योर? सो ये कह रहे हैं इंडिया जो है ऑलरेडी बिकम पार्ट ऑफ सच 19 कंक्लूडेड अग्रीमेंट्स, एंड अभी सर 2 डजन मतलब 24 अग्रीमेंट्स अभी नेगोशिएशन में हो रहे हैं, ठीक है। तो ये लर्न करने की जरूरत नहीं, सिर्फ वैसे ही जनरल नॉलेज। ना मैंने आपको बता दिया, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट नाफ्टा, इसका नाम अब चेंज हो चुका है यूएसएमसीए के नाम से, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको एंड कनाडा, ठीक है। ओके, देन बच्चा आपको यहाँ पे आना है टैक्सोनॉमी ऑफ रीजनल ट्रेड अग्रीमेंट्स, आरटीएस। ना व्हाट आर रीजनल ट्रेड अग्रीमेंट्स बच्चा, अगेन ये भी क्या है, दीज आर अग्रीमेंट्स विच हैव बीन साइंड बिटवीन द डब्ल्यूटीओ कंट्रीज टू रिड्यूस और एलिमिनेट बैरियर्स, ठीक है, टू इंटरनेशनल ट्रेड। हम क्या जा रहे हैं, कम से कम रिस्ट्रिक्शंस रहे, बैरियर्स रहे, और इंटरनेशनल ट्रेड एज स्मूथ एज पॉसिबल हो सके। क्लियर? So, bacha, RTAs are defined as groups of countries which are formed with the objective of reducing barriers to trade between member countries. Member countries मतलब WTO। तो अब टेंशन ये नहीं लेनी कि आगे वाले जो हमारे अग्रीमेंट्स हैं, ठीक है, वो क्या है, वो सारे के सारे WTO के मेंबर्स के बीच में ही हो। ओके गाइस, सो अब ये कह रहे हैं इन अदर वर्ड्स रीजनल ट्रेड अग्रीमेंट्स इज अ ट्रीटी बिटवीन टू और मोर गवर्नमेंट्स। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चा, कि हमारी पार्लियामेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स मतलब गवर्नमेंट ही हो गई है ना, वो बैठेंगे डब्ल्यूटीओ में, साइन करते हैं, और हमारी पार्लियामेंट जो उसको अप्रूव करती है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो है डब्ल्यूटीओ को मान्यता देती है। पहले के टाइम में जब गैट था ना, तो वो एक ट्रीटी नहीं था मतलब उसको गवर्नमेंट ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इंक्लूड नहीं किया था, उसको हम मानते नहीं थे, हम कहते थे हमारी डोमेस्टिक कंट्री के रूल्स जो है वो पहले हैं और फिर गैट के रूल्स हैं। तो ये चीज आगे प्रॉब्लम दे रही थी, हम पढ़ेंगे आगे जब गैट के बारे में पढ़ेंगे, ये व्हाई वाज गैट रिप्लेस्ड, ठीक है ना। सो वन ऑफ द मेजर रीजंस वाज प्रणव दैट इट वाज नॉट अ ट्रीटी बिटवीन द गवर्नमेंट्स, ठीक है, गवर्नमेंट ने उसको एक मान्यता नहीं दी थी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन यहाँ पे जब हम डब्ल्यूटीओ के मेंबर्स बना देते हैं तो हमने कहा कि हम इसको क्या देंगे, मान्यता देंगे, ठीक है, वी विल गिव इट इन इम्पोर्टेंस एंड अ रिकग्निशन इन आवर लॉ, ठीक है। सो ओवर ऑल द लॉज व्हाट विल प्रिवेल, योर डब्ल्यूटीओ की ट्रीटी विल प्रिवेल फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। सो इट हैज बीन गिवन रिकग्निशन बिटवीन गवर्नमेंट्स, ठीक है, एंड डिफाइंड रूल्स दैट फॉर ऑल सिग्नेटरीज, सारे सिग्नेटरीज मतलब जिन जो जो मेंबर्स हैं डब्ल्यूटीओ के, ठीक है, दे विल अग्री द आरटीएस। ओके, नाउ एज अ 1 February 21 339 आरटीएस वर इन फोर्स। तो कितने आरटीएस इंडिया की गवर्नमेंट ने साइन कर रखे, 339। ओके, अब टाइप्स ऑफ आरटीएस से ही क्वेश्चन बनता है इसमें, इससे ऊपर वाला जितना भी हमने पढ़ा क्वेश्चन लायक कुछ नहीं था, लेकिन क्वेश्चन लायक जो अब ये है वो नीचे वाले सारे, किसी में से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो इससे पहले आप मेरे साथ एक छोटा सा मैंने जैसे आपको कहा था एक चार्ट ड्रॉ करेंगे। पहले इससे भी पहले मैं कुछ समझाना चाहती हूँ। किताब में शुरू हुआ हुआ बच्चे टाइप्स ऑफ आरटीएस, सबसे पहले आपने देखा होगा आपका यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन है, हाँ। सेकंड बायलेटरल है बेटा,
थर्ड हमारे पास आए क्या है थर्ड? आर हाँ, रीजनल प्रेफरेंसेस। एक सेकेंड। हाँ, रीजनल प्रेफरेंस ट्रेड अग्रीमेंट है, ठीक है। थर्ड इज रीजनल प्रेफरेंस ट्रेड अग्रीमेंट्स। मेरी स्क्रीन क्यों नहीं आ रही? रीजनल प्रेफरेंस ट्रेड अग्रीमेंट्स एंड नेक्स्ट नंबर 4 इज ट्रेडिंग ब्लॉक। ठीक है। सो उसके बाद नंबर 5 आपको ऐसे गिवन है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, नंबर 6 कस्टम यूनियन, कस्टम मार्केट्स एंड इकोनॉमिक यूनियन जैसा कुछ गिवन है। ठीक है, तो वहां पे गड़बड़ दी हुई है इन्होंने। ठीक है, गड़बड़ क्या है? पहला वाला करेक्ट है, यूनिलेटर में आपको समझा चुकी हूँ। इसमें क्या रिच एंड अफ्लुएंट नेशंस कहते हैं कि हम आपसे अगर अंडर प्रिविलेज नेशन से हम कुछ अगर इंपोर्ट कराएंगे तो हम वो क्या करेंगे, लो टैरिफ्स एंड जीरो टैरिफ कह सकते हो या वेरी लेस रिस्ट्रिक्शंस पे इंपोर्ट कराएंगे। लेकिन आप जो है अपना नॉर्मल ट्रेड के हिसाब से रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब लिबरलाइजेशन ओनली ऑन द पार्ट ऑफ डेवलप्ड एंड अफ्लुएंट नेशंस है। ओके, समझा रहे हो? तो नंबर 2 बायलेटरल। बायलेटरल में दोनों, दो कोई भी संगठन है, कंट्रीज हैं, वो कर रहे हैं। पहले वहां से समझा देती हूँ, बेटर रहेगा। आ जाओ। Number one, unilateral under which importing countries offer trade incentives to encourage the exporting countries to engage into international economic activities that will improve exporting countries' economy. ठीक है, सो यहाँ पे हमारा मेन मकसद क्या है, जो एक्सपोर्टिंग इकोनॉमी है, कंट्रीज है, उनके हम इकोनॉमिक कंडीशंस एंड डेवलपमेंट को बेटर करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, इनकरेज करना चाहते हैं। ठीक है, सो इसमें एग्जांपल जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, लास्ट यूनिट में भी हमने ये वर्ड पढ़ा था। तो इसका मतलब, इसका एग्जांपल क्या है, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, जिसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि रिच एफ्लुएंट नेशंस जो है वो क्या करते हैं, अंडर प्रिविलेज नेशंस को बोलते हैं कि आप हमारे को जो गुड्स बेचेंगे वो हम क्या करेंगे, एट वेरी लेस टैरिफ, जीरो टैरिफ या विदाउट बैरियर्स इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, ताकि आपकी एक्सपोर्ट्स इनकरेज। नंबर 1 क्लियर है? नंबर 2 बायलेटरल। यहाँ पे टू कंट्रीज या टू ब्लॉक्स या फिर एक ब्लॉक एंड कंट्री, मैंने समझाया था, इनके बीच में अग्रीमेंट होता है बेटा कि ये जो है कुछ गुड्स एंड सर्विसेज पे, सारों पे नहीं, कुछ हो सकते हैं जिनके ऊपर ये कोई भी टैरिफ नहीं लगाएंगे। ठीक है, सो एग्जाम्पल्स है ईयू, दैट इज यूरोपियन यूनियन एंड साउथ अफ्रीका ट्रेड अग्रीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट एशियान एंड इंडिया, हम सब ने जो है कुछ कुछ प्रोडक्ट्स पे कह रखा है कि हम कोई भी रिस्ट्रिक्शंस या बैरियर्स नहीं लगाएंगे। दैट इज बायलेटरल। यहां तक क्लियर था सबको? अब थर्ड है, थोड़ा सा कुछ भी नहीं है डिफरेंट। A group of countries reduce trade and barriers on reciprocal and preferential basis only for the members of the group. आप और मैं मेंबर्स हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं कि हम एक दूसरे के लिए प्रेफरेंशियल रेट जो है सेट कर रहे हैं। ऐसा पढ़ा था हमने पहले भी, है ना, कि हम प्रेफरेंशियल रेट्स जो है सेट करेंगे क्योंकि हम क्या है, एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं और हम जो है लो लो रेट ऑफ टैक्सेस एक दूसरे को ऑफर करेंगे और एक दूसरे की ट्रेड को बढ़ावा देंगे, इनहेंस करेंगे। सो दैट इज रीजनल प्रेफरेंस ट्रेड अग्रीमेंट्स। ओके, ओके, ये क्लियर है? नाउ थर्ड, ट्रेडिंग ब्लॉक के ऊपर क्वेश्चन ज्यादातर बन जाता है, टेंशन नहीं लेनी, तो फिर भी देख, ट्रेडिंग ब्लॉक क्या है कि हम जैसे कह लो अरब लीग है एक एग्जाम्पल। अरब लीग में क्या आ रही है, अरेबियन सारी कंट्रीज आ रही है, जितनी भी अरब कंट्रीज हैं। ठीक है, ये कहती है हम जितनी भी अरब कंट्रीज है ना, हम एक दूसरे के साथ कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे, एलिमिनेट कर देंगे या रिड्यूस कर देंगे सारे टैरिफ्स। कुछ सर्टेन गुड्स पे भी हो सकते हैं, सारे गुड्स पे भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे अम्ब्रेला के बाहर, मतलब अरब कंट्रीज के बाहर, अगर हम में से कोई भी किसी के साथ ट्रेड करता है, हम में से कोई भी किसी के साथ भी ट्रेड करता है, तो उसके ऊपर टैक्सेस जो है हम अपने अपनी मर्जी के लगा सकते हैं। एक सेकंड, नहीं, कॉमन टैरिफ लगाएंगे, सॉरी, यहाँ पे ट्रेडिंग ब्लॉक में कॉमन टैरिफ लगेगा। कि अगर एग्जाम्पल लो, दुबई है, कुवैत, ठीक है, ये कतर, सऊदी अरेबिया, ठीक है, ईरान, है ना, इराक, ये सारी क्या है, अरेबियन कंट्रीज हैं। बच्चे इन सब ने से सपोज ये सब ने अपने साथ ट्रीटमेंट मतलब एक अग्रीमेंट कर लिया कि हमारे बीच में जो भी फ्लो ऑफ गुड्स होगा, सर्विसेज होगा, कुछ भी होगा, वो सारा क्या होगा, विदाउट एनी टैरिफ होगा। ठीक है, हम एक दूसरे के ऊपर कोई बैरियर्स या फिर टैक्सेस नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर इंडिया ने
दुबई के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन में एंटर किया, ठीक है, सो उसके ऊपर 15% रेट ऑफ टैक्स लगे। तो चाहे दुबई इंडिया के साथ करे, ईरान इंडिया के साथ करे, मतलब अरेबियन लीग की कंट्रीज के बाहर, उनके अम्ब्रेला के बाहर, तो ऐसे एक अम्ब्रेला बना लो, ठीक है, अपनी समझ के लिए कि ट्रेडिंग ब्लॉक क्या है, एक अम्ब्रेला है जिसके अंदर जो वो कंट्रीज अम्ब्रेला के अंदर खड़ी है, मतलब वो एक दूसरे के साथ फ्री ट्रेड करेंगे, ठीक है। लेकिन उस अम्ब्रेला के बाहर कोई भी कंट्री आएगी जिसके साथ हम ट्रेड कर रहे हैं, उसके ऊपर एक एक्सटर्नल कॉमन टैरिफ लगेगा जो कि सबने डिसाइड किया हुआ है, 15% फ्लैट। क्लियर? इसमें ये नहीं कि हर कंट्री अपनी मर्जी का टैरिफ लगाएगी, नो। तो ये ट्रेडिंग ब्लॉक होता है। एग्जाम्पल, कोई भी एक रेट फिक्स कर देंगे, मैंने अपने एग्जाम्पल में बोला 15%, 15% समझ लो, ठीक है। सो ऐसा एक छतरा सा बना लो, ये देख लो, अम्ब्रेला जाते सुंदर बनाने है, बना सकते हो ऐसे करके अपनी समझ के लिए। तो अम्ब्रेला बना ली, इसमें अरेबियन लीग है अगर, तो दे विल चार्ज नो टैरिफ और टैक्सेस और एलिमिनेट एवरी बैरियर within the countries that lie under that umbrella, but they will charge common tariff for the countries that are outside the umbrella, चाहे वो कंट्रीज हैं, चाहे वो लीग है, चाहे वो ब्लॉक्स है, कुछ भी हो। ओके, सो रीड कर लेते हैं। It has a group of countries that are free trade agreement, मतलब without any restrictions or taxes, और zero tax है, very less tax, ठीक है। तो फ्री ट्रेड बेसिकली आगे हम पढ़ेंगे 0% टैक्स, क्लियर, between themselves and may apply common tariff, external tariff to other countries. Example, Arab League, European Free Trade Association, EFTA, EFTA, ठीक है। ये सारे एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कोई टैक्स नहीं लगाते और बाहर वालों के साथ एक कॉमन टैक्स लगाते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट, अब यहां से नीचे से ना सबको बच्चों को परेशानी हो जाती है अगर सीधा पढ़ेंगे कि ये तो एक जैसा सा ही लग रहा है सारा कुछ, ठीक है। तो वो इसलिए एक जैसा लग रहा है क्योंकि बच्चे ये सारे किसके पार्ट है, इसके पार्ट है, ट्रेडिंग ब्लॉक के। सो ट्रेडिंग ब्लॉक इज क्या है, इज अ जनरल टर्म, राइट, जनरल टर्म है, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट अग्रीमेंट्स आप साइन कर सकते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग ब्लॉक एक जनरल अग्रीमेंट है कि हम सारे एक क्लास में बैठे हैं, तो ये क्लास है बच्चे, ठीक है। इट इज अ जनरल टर्म, से सपोज यू गाइस आर व्हाट, ट्रेडिंग ब्लॉक्स। अब इसमें गर्ल्स हैं, इन्होंने अपने बीच में एक एसोसिएशन बना ली है और अपने रूल्स बना लिए हैं, तो वो फ्री ट्रेड एरिया हो सकता है, कॉमन यूनियन हो सकती है, कॉमन मार्केट हो सकती है, ये इकोनॉमिक यूनियन हो सकती है। समझ गए? सारे आप सारे ट्रेडिंग ब्लॉक हो क्योंकि आपने एक दूसरे अपने आप को नाम दे दिया, एफ्टा दे दिया या अरेबियन, ठीक है। आपने ये डिसाइड कर लिया कि हम एक दूसरे के साथ अगर ट्रेड करेंगे तो हम कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, हमारे बीच में कोई रुकावट है, हम नोट्स एकदम इजीली एक्सचेंज कर लेते हैं। लेकिन अगर बाहर कोई होगा तो हमारे क्लियर, ये कॉमन टैरिफ। अब क्या हुआ कि आपकी अपनी अपनी ट्यूनिंग भी तो सबके साथ अलग अलग हो सकती है ना, तो आप अपने बीच में भी अलग तरह के चेंजेस एंड अग्रीमेंट अडॉप्ट कर सकते, ठीक है। उसमें से सबसे पहला है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। क्या है? फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। इसमें क्या है बच्चे, कोई भी ट्रेडिंग ब्लॉक है या कंट्री है, ये क्या कर सकती है, आप सारे से सपोज आप कोई ब्लॉक हो, यूएमसीए हो, ठीक है, यूएसएमसीए जो भी है, एएल हो, चाहे ईओ हो, एशियान हो, कुछ भी हो, ठीक है, कोई भी ब्लॉक हो, आप क्या कहते हो, हम एक दूसरे के साथ से सपोज गर्ल्स हैं, इन्होंने अपना एक अग्रीमेंट, एक अपनी अम्ब्रेला बना ली, इन्होंने कहा हम एक दूसरे के साथ कोई भी ट्रेड करते हैं तो नो बैरियर, नो टैक्स, नो बैरियर, नो टैक्स, बट हमारे अलावा अगर कोई भी और हमसे ट्रेड करना चाहे तो उसके लिए हम टैक्स लगाएंगे। बट यहाँ पे क्या बात है, से सपोज यशिका की आप में से किसी और के साथ अच्छी फ्रेंडशिप है, मिष्टी की है या इशिका की है, तो वो अपने अपने रेट जो है टैक्सेस के लगा सकते हैं, मर्जी। मतलब ऐसा नहीं है कि कॉमन टैरिफ रहेगा 15%। से सपोज अगर यूएसएमसीए का एग्जांपल लेते हैं, से सपोज ये यूएसएमसीए, अब उनमें इंडिया की और यूएस की अच्छी यारी है, ठीक है। तो यूएस कहता है यार देख, मेरी बात सुन, मेरा इंडिया के साथ अच्छा ट्रेड है, अब मुझे मैं इतना ज्यादा 15% का टैक्स उसके साथ नहीं लगा सकता, मुझे उसके साथ थोड़ा कम टैक्स लगाना है। तो ये रोक नहीं सकते, ये कह रहे तेरी मर्जी है यार, जो मर्जी कर दो, ठीक है। तो वो क्या है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, देयर दे कैन अप्लाई एनी रेट ऑफ टैक्स दे वांट टू,
अपनी मर्जी। यूएस अपनी मर्जी का लगा सकता है, कनाडा अपनी मर्जी का लगा सकता है, मेक्सिको अपनी मर्जी का लगा सकता है। वो क्या है? फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। ओके, दैट मीन्स अपने बीच में का 0% है, किसी और के साथ भी जो मर्जी टैक्स लगाते रहे, कोई टेंशन नहीं, हमें कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, अपने अपनी मर्जी का टैक्स लगा। ओके, और रीड कर लेते हैं। ट्रेड मतलब अगर ये बात से तो ट्रेडिंग में डायरेक्टली फ्री ट्रेड में नहीं। इसमें भी अब हमने मतलब बेसिकली आप अपने बीच में ट्रेडिंग ब्लॉक में भी एक और एग्रीमेंट साइन कर रहे हो। हाँ, ठीक है जी। So remove tariff among members, but they will charge common tariff for everyone. So let's read. Eliminate all tariffs and quota barriers on trade with the objective of increasing exchange with each other. अपने बीच में ट्रेड इंक्रीज करने के लिए सारे टैक्सेस टैरिफ्स एलिमिनेट कर देते हैं, जीरो कर देते हैं। द ट्रेड अमंग द मेंबर स्टेट फ्लोज टैरिफ फ्री। अपने बीच में तो इनके बीच में क्या होगा? नो टैरिफ गुड्स फ्लो करेंगे, बट मेंबर स्टेट्स मेंटेन देयर ओन डिस्टिंक्ट, अपनी अपनी मर्जी के एक्सटर्नल टैरिफ्स जो है वो चार्ज कर सकते हैं विद द कंट्री ऑफ देयर चॉइस। कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ इंपोर्ट में कोई भी मर्जी का टैरिफ चार्ज कर सकते हैं। ओके, इन अदर वर्ड्स द मेंबर्स रिटेन इंडिपेंडेंस इन डिटरमाइनिंग देयर टैरिफ्स विद नॉन मेंबर्स। ओके, नॉन मेंबर्स भी क्या? नॉन मेंबर्स ऑफ द एफटीए, समझ रहे हैं, ट्रेडिंग ब्लॉक वगैरह के अलावा, बट वो मेंबर्स डब्ल्यूटीओ के ही होने चाहिए। जैसे एग्जांपल है, एशियान ने इंडिया के साथ ऐसा एक साइन किया हुआ है अग्रीमेंट, ठीक है। उसके बाद ये क्या कहते हैं, इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 बोला हुआ एग्जांपल, ठीक है, तो पढ़ लो। The ASEAN India Free Trade Area is a free trade area among the 10 member states of Association of Southeastern Asian Nations in and India. Okay? इंडिया के साथ इन्होंने बाद में एक अग्रीमेंट साइन किया हुआ है कि हम आपके साथ जो है प्रेफरेंशियल टैरिफ जो है चार्ज करेंगे, लोअर रेट ऑफ टैरिफ। ओके, तो अपनी अपनी मर्जी के टैरिफ इंडिया के साथ चार्ज करते हैं। क्लियर है? सो इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 2005, राइट? नेक्स्ट, कस्टम यूनियन। नाउ कस्टम यूनियन क्या करता है बच्चे? ये क्या है? इट्स मोर और लेस लाइक अ ट्रेडिंग ब्लॉक ओनली। अब यहाँ पे क्या है कि वो जो छतरे में कंट्रीज है वो कहेंगे हम अपने साथ तो सारे टैरिफ्स एलिमिनेट कर रहे हैं, बाहर वालों के लिए कॉमन टैरिफ लगाएंगे। क्लियर? तभी मैंने कहा कि टाइप्स हैं। ये तो आपको क्या लग रहा है कि वो उसकी तरह ये ट्रेडिंग ब्लॉक की तरह जैसे सा लग रहा है ना, तो ये टाइप है, उसमें मोर कॉमन टाइप है। ओके, आ जाओ। Group of countries that eliminate all tariffs on trade among themselves but maintain a common external tariff on trade with countries outside the union. Okay? Thus technically violating MFN लिखा है इसमें, तो ये मैंने सिर्फ अपनी आपकी समझ के लिए वैसे कह दिया। MFN क्या है आगे जाके समझेंगे। मोस्ट फेवर्ड नेशंस में देखो ये प्रिंसिपल है, मोस्ट बेसिक प्रिंसिपल है WTO का, पहले सुन लेंगे प्लीज। WTO ने एक प्रिंसिपल निकाल रखा है कि जितने भी मेरे सिग्नेटरीज हैं, मेरे मेंबर्स हैं, उनके बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, सबका सेम रेट ऑफ टैरिफ होना चाहिए। ठीक है, तो ये कह रहा है MFN, लेकिन यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं? अपने बीच में तो फ्री कर रहे हैं, बाहर बाहर वालों के साथ एक्सटर्नल टैरिफ रख रहे हैं कि नहीं? हाँ या नहीं? भेदभाव चल रहा है ना, तो इस वजह से कह रहे हैं टेक्निकली वायलेटिंग MFN। लेकिन आगे हम पढ़ेंगे कि ये एक्सेप्शन अलाउड है MFN में, तभी मैंने ये कटवा दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो अपने दिमाग में। समझ आ गई? वैसे तो इतना बड़ा थोड़ी ना क्वेश्चन आएगा, सिर्फ ये बोला जाएगा कि ऐसी कौन सी एग्जाम्पल है इनमें से बताओ कि क्या ये स्टेट करे कि ऐसी कंट्रीज या ब्लॉक्स जो कि अपने साथ टैरिफ्स क्या करती है, सारी एलिमिनेट कर देती है, सुन लो, और यूनियन के बाहर, अगर वर्ड बोलते हैं यूनियन के बाहर एक्सटर्नल टैरिफ रखती है, तो वो कस्टम यूनियंस है। अगर अपने मेंबर्स के बाहर नॉन मेंबर्स के साथ अगर वर्ड यूज करेंगे तो वो ट्रेडिंग ब्लॉक हो जाता है, कॉमन टैरिफ। फर्क समझ आ रहा है? यहाँ पे यूनियन वर्ड लिखेंगे, ऊपर नॉन मेंबर्स लिखेंगे, ये देख लो, पढ़ लो। ये अदर कंट्रीज देख रहे हैं और यहाँ पे यूनियन लिखा है, बस ये फर्क है। ओके,
ट्रेडिंग ब्लॉक और यूनियन के बीच। So the common tariff which distinguishes a custom union from FTA is generally कि टैरिफ जो है कस्टम यूनियन में एक्सटर्नल सेम रहेगा और एफटीए में अपनी मर्जी मर्जी के चार्ज कर सकते हो। ओके, द ईयू इज अ कस्टम यूनियन, ठीक है। यूरोपियन यूनियन, इसमें 27 कंट्रीज हैं यूरोप की, ठीक है, 27। और ये क्या करती है, अपने बीच में फ्री ट्रेड रखा हुआ है इन्होंने, और बाकी सबके साथ दे चार्ज सेम एक्सटर्नल टैरिफ्स। ओके, अब यहीं पे मैं एक और लास्ट वाला आपको समझा देती हूँ, पॉइंट नंबर 8, ठीक है। जो ईयू है, यूरोपियन यूनियन, 27 कंट्रीज का संगठन, इन्होंने क्या किया है, एक इकोनॉमिक फाइनेंशियल यूनियन भी अपनी फॉर्म कर रखी है। मतलब इन्होंने कहा कि हमारी करेंसी एक ही है, ठीक है। तो ये जो यूरोस, सुनिए, इनकी करेंसी होती है, 27 कंट्रियों की एक ही करेंसी है, यूरोस। अब एशिया में आप देखो, सबकी अपनी अपनी है, इंडिया की अपनी है, पाकिस्तान की अपनी है, नेपाल की अपनी है, उसके चाइना की अपनी है, हाँ या नहीं, लेके कोरिया, है ना। तो अब यहाँ पे क्या है, हमारा जो ये क्या नाम है इसका, यूरोप है, यूरोपियन कंट्रीज हैं 27, इन सबने एक ही करेंसी रखी है, यूरो। तभी यूरो देखना, कभी देखना एक्सचेंज रेट बहुत महंगा है, 1,000 के आसपास आता है इंडिया में। अप्रोक्सीमेटली अराउंड 1 यूरो इज इक्वल टू ₹1,000, अप्रोक्सीमेटली चेक करना कभी। सो बच्चे इतना ज्यादा है क्यों, क्योंकि इन्होंने अपना ट्रेड इतना ज्यादा, एक्सचेंज इनका इतना ज्यादा है, डिमांड एंड सेल, डिमांड एंड सेल, समझ रहे हो मेरी बात। तो इन्होंने कहा कि यार जब हम एक ही है, जब हम सारी कंट्रीज एक ही है यूरोप की, ठीक है, और हम एक दूसरे के साथ ट्रेड भी फैसिलिटेट करना चाहते हैं, हमें कोई टैरिफ नहीं करने, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं करने, तो बार बार एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करेगी, बाय करेगी, sell करेगी, बाय करेगी, sell करेगी, बाय, तो बड़ा परेशानी वाला काम है, बड़ा परेशानी वाला काम हो जाएगा तुम्हारे लिए भी, मतलब इस तरह का बैरियर नहीं है एक्सचेंज कराना करेंसीज को। तो उन्होंने कहा कि ये बैरियर भी हटाओ, हम कॉमन करेंसी रखते हैं। हम क्या रखते हैं, कॉमन करेंसी रखते हैं, कि बार बार ये परेशानी खरीदने बेचने की और बार बार एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन जैसे हमारी ट्रेड में इफेक्ट होती है। देखो, एक दिन महंगा एक दिन सस्ता, यही थोड़ी करते रहेंगे, हम तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो जी करेंसी भी सेम रखते हैं। तो सारी दुनिया में सिर्फ एक ही ये है, यूरोपियन यूनियन, जिनकी करेंसी कॉमन है। ओके, ये भी तो एक तरह का बैरियर खत्म ही है ना, मनी का। क्लियर। तो मैंने आपको लास्ट पॉइंट में समझा दी। अब आया कॉमन मार्केट्स। कॉमन मार्केट्स क्या बच्चे, वही बात है, समझो, है तो क्या, ये कस्टम यूनियन टाइप की है, मतलब हमारा जो यूनियन है, हम्म, उसमें हम गुड्स एंड सर्विसेज, लेबर जो है उसका इजीली एक्सचेंज कर रहे थे। अब अगर कैपिटल का भी इसी तरीके से एक्सचेंज हो रहा है, क्या, कैपिटल का भी सेम तरीके से एक्सचेंज हो रहा है, मतलब अपने छतरे में तो हम कोई टैक्स नहीं लगा रहे, बाहर वालों के साथ एक्सटर्नल कॉमन टैरिफ, बाहर वालों के साथ एक्सटर्नल कॉमन टैरिफ है, तो वो कस्टम मार्केट हो जाए। बस फर्क है यूनियन और मार्केट में, कि यूनियन में सिर्फ गुड सर्विसेज लेबर है, लेकिन मार्केट्स में गुड सर्विसेज लेबर एंड कैपिटल का भी एक्सचेंज, ठीक है। श्योर, और रीड कर लेते हैं। So custom market deepens a custom union by providing for free flow of output and factors of production. So factor of production includes both labor and capital. ठीक है, and eliminating internal tariff on goods by creating common set of external tariff. बाकी सब कुछ सेम है, बस फर्क क्या है कि यहाँ पे कैपिटल का भी एक्सचेंज हो रहा है। Sure. So the member countries attempt to harmonize some institutional arrangements. यहाँ पे there are also common barriers against non-members. तो अगर मेरा मेंबर छत्रे में जो मेरे नहीं है, उनके लिए बैरियर्स भी कॉमन है। तो आपने ये फ्लो चार्ट थोड़ा सा ड्रॉ कर लिया, जिसने नहीं करा फटाफट देख लो। ट्रेडिंग ब्लॉक में एफटीए, कॉमन कस्टम यूनियंस, कॉमन मार्केट्स, एंड देन इकोनॉमिक यूनियन। इकोनॉमिक यूनियन भी मैं रीड करा दूंगी, टेंशन नहीं, लिख लो बस फटाफट।
जल्दी लिख लो। मैं वर्ड फाइल भी चाहे शेयर कर दूंगी, बट जल्दी नहीं लिख लो, फटाफट करो थोड़ा, कंप्लीट करना है ना मैंने। यूनिफाइड इकोनॉमिक पॉलिसीज की जगह आप बेटर वर्ड क्या लिख सकते हो एक और, कि यूनिफाइड या कॉमन करेंसीज। ठीक है, कॉमन करेंसीज यूज किया, वो हमारे को रीड करके पता चलेगा कि क्या बोल रहे हैं। ठीक है, ये लास्ट टाइम लिखे है ना, कॉमन मार्केट्स प्लस यूनिफाइड इकोनॉमिक पॉलिसीज। सो व्हाट दे मीन इज दैट इकोनॉमिक पॉलिसीज इन रिलेशन टू एक्सचेंज, फॉरेक्स जो करेंसीज है उसमें यूनिफाइड है। सो दैट्स वाई हमारी ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज भी सेम हो जाती है, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, प्राइस इंडेक्स वगैरह। ठीक है, ये बोल रहे हैं। ओके, लिख लिया मयूर? आदित्य बच्चे, रुद्र? कॉमन मार्केट में बच्चे बस क्या है, सुनो, आप और मैं एक ही छतरे में हैं, ठीक है। हम एक दूसरे के साथ कोई टैक्स नहीं लगा रहे, ठीक है। लेकिन अगर से सपोज मयूर बाहर है, ठीक है, ये हमसे, आपसे या मेरे से, दोनों में से किसी से भी हमसे इकट्ठे ट्रेड करना चाहता है, तो हम इसके साथ कॉमन टैरिफ लगाएंगे। यहाँ पे एक्सचेंज जो आपके और मेरे बीच में हो रहा था, वो सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज का नहीं है, लेबर का भी है, कैपिटल का भी है। बस यहाँ पे कैपिटल एंड लेबर, लेबर तो वैसे सोर्स होती है, लेकिन आपको बताया था कि वो तो कॉमन में ही है, वो तो एक्सचेंज हुई नहीं। मेनली यहाँ पे कैपिटल की एक्सचेंज होती है। सो उसके साथ अगर मुझे कैपिटल एक्सचेंज करनी है ना, तो भी हमने एक्सटर्नल टैरिफ डिफाइन करना, बस ये फर्क है। ठीक है, कोई और डाउट है इसमें? देख लो, इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन बनना है, तो अगर परेशानी हो रही है किसी भी पॉइंट में तो पूछ सकते हो। इकोनॉमिक यूनियन रीड करते हैं। So, economic union for a common market, the free transit of goods and services through borders increases the need for foreign exchange operations, है ना? So, इसमें फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी बढ़ते हैं इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के, यस और नो? एक्सचेंज का खर्चा, लॉस, गेन, हाँ या नहीं, वो बात कर रहे हैं। But the next stage in the integration sequence is the formation of some form of monetary union. तो कह रहे हैं नेक्स्ट एक और important step क्या है, to liberalize the trade further is to form monetary union. ठीक है, so यहाँ पे in a economic and monetary union, यहाँ से समझेंगे, the members share common currency. ठीक है, तो करेंसी यहाँ पे क्या है, सेम है, यूरोस, सेम रहने वाली। Adoption of common currency also makes it necessary to have a strong convergence in macroeconomic policies. मैंने आपको बता दी किस तरह की macroeconomic policies, you are relating to inflation, deflation, price indexes and everything. ठीक है, then for example European Union countries implement and adopt a single currency, that is euros. Okay, so अब वहां पे वर्ड जो मैंने अपने वर्ड फाइल में लिखा है उसको चेंज ही कर दो, काट ही दो, उसकी जगह बेटर क्या है, कॉमन करेंसी ही लिखेंगे, यूनिफाइड करेंसी लिख दो। ठीक है, ताकि आपको परेशानी ना हो। क्लियर? फिर बच्चा अब आगे इन्होंने क्या बात करी है, इन्होंने कहा कि हमारा पहले जो ये सारा इंटरनेशनल ट्रेड था, ये कौन गवर्न करता था, गैट, दैट इज जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स। ठीक है, सो यहाँ पे जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड, ट्रेड एंड टैरिफ्स इन्होंने बोला। तो ट्रेड जो इन्होंने डिफाइन किया था, ट्रेड को इन्होंने डिफाइन किया था ओनली इन टर्म्स ऑफ गुड्स, नॉट सर्विसेज। इन्होंने कहा गुड्स ही हमारे एम्बिट में है। ठीक है, तो बच्चे जैसे जैसे हमारा फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस बढ़ते रहे, इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ते रहे, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती रही, इसमें सर्विसेज भी आने लग गई, इसमें आईपीआर्स भी आने लग गए, गुडविल खरीदने लग गए लोग, फ्रेंचाइजीज का एक्सचेंज होने लग गया, समझो आईपीआर्स एक्सचेंज होने लगे, कॉपीराइट्स वगैरह। तो बच्चे यहाँ पे होगी परेशानी खड़ी, बहुत लड़ाइयां होने लगी, कंफ्यूजन होने लगी, एम्बिग्विटीज वर्ड यूज्ड है। ठीक है, सो कंफ्यूजन, सो ये इतनी ज्यादा होने लगी कि गैट started losing its relevance. Okay, so they thought of these 30, तब पहले उस टाइम में आई थिंक there were only 34 of them, पता नहीं कितनी थी, कम ही थी, कुछ 24 या 34 ही कंट्रीज थी जो कि गैट की मेंबर्स थी। They thought that it was not working, let's, and because new countries were also joining in,
Why? Because international trade increase हो रही थी. So they thought of coming up with a new institution. And that institution was WTO. Right? So पहले GATT के बारे में पढ़ते हैं. General Agreement on Tariffs and Trade. बच्चे covers the international trade only in goods. Okay? So बच्चे यहाँ पे ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी? काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स. गुड्स काउंसिल है. अब ये जो गुड्स काउंसिल है ये अभी भी एग्जिस्ट करता है WTO की स्ट्रक्चर के अंदर. आगे हम पढ़ेंगे. ठीक है? मतलब थर्ड लेवल पे आता है. स्ट्रक्चर ऑफ WTO पढ़ेंगे. मतलब क्या क्या लेवल्स है. तो 3 टीयर्स हैं उसमें. 1, 2 एंड थर्ड में गुड्स काउंसिल एक पार्ट है. गुड्स काउंसिल का सर्विस काउंसिल एंड ट्रिप्स है. ठीक है? मतलब IPRs का रिलेटेड है. टेंशन नहीं लेनी, भी आएंगे उस पर भी. ठीक है? सो थर्ड में आता है जो कि यहाँ पे सिर्फ एक अकेला यही है. ओके? तो गुड्स काउंसिल था बच्चे जिसमें सारे रिप्रेजेंटेटिव्स इस टाइम पे बैठते हैं. किसके? WTO के मेंबर्स ही हैं उसके अंदर. गुड्स काउंसिल में ऑब्वियसली क्योंकि वो WTO का पार्ट है इस टाइम पे. ठीक है? समझ आ गई बात कि क्या लाइन लिखी है इन्होंने? गलत यहाँ पे ऐसे घुसोड़ दी. पर तुम्हारे को समझ आ रही है बात? फिर देन द गुड्स काउंसिल हैज 10 committees dealing with specific subjects on all these things. You don't have to remember. All these committees consist of all the member countries obviously. है ना? गैट के अंदर उसके खुद के मेंबर्स ही बैठेंगे ना, बाहर के बंदे तो नहीं बैठेंगे. और इस टाइम पे गैट को किसने रिप्लेस किया हुआ है? WTO ने. तो उसके मेंबर्स बैठते हैं. सिंपल. तो कह रहे गैट जो है इट लॉस्ट इट्स रेलेवेंस बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. धीरे धीरे हर कंट्री जो है ग्लोबलाइज कर रही थी. तो उनकी ट्रांजैक्शंस इतने ज्यादा बढ़ रहे थे जिसकी वजह से गैट उस सबको इंक्लूड नहीं कर पा रहा. नंबर 1. नंबर 2, इन्वेस्टमेंट्स भी इंक्रीज हो रही थी. FDIs FPIs वगैरह भी इंक्रीज हो रही थी. इन्वेस्टमेंट्स इन IPRs भी इंक्रीज हो रही थी. तो मतलब वो सब कुछ ही कवर नहीं कर पा रहा था. क्लियर? नंबर 3, IPRs again was not included in GATT specifically. World merchandise trade increased by leaps and bounds, which is beyond its scope. The first and third, fourth एक जैसा सा लग रहा है. ठीक बात है ना? कितना ज्यादा पढ़ रहा था लीप्स एंड बाउंड से. मतलब बिल्कुल बहुत बड़ी बड़ी छलांगे मार रहा था कि वो उसको समझ नहीं आ रहा था गैट को कुछ भी कि हो क्या रहा है. नेक्स्ट, the ambiguities in multilateral system could be heavily exploited. तो मल्टीलेटरल सिस्टम याद है ना कि जो भी मेंबर्स हैं उनके बीच में ट्रेड मैंने समझाया था. है ना? तो वो जो ट्रेड थी बच्चे उसमें बहुत ज्यादा लूप होल्स उठा उठा के लोग तोड़ रहे थे. क्योंकि यहाँ पे ये हमारी ट्रीटी साइंड नहीं थी बेसिकली. हम अपनी मर्जी के अपने ही डोमेस्टिक लॉज जो है वो अप्लाई कर रहे थे जिस वजह से लड़ाइयां बहुत बढ़ रही थी. नेक्स्ट, efforts for liberalization of agriculture trade was not successful. Now this is important. Why? Agriculture trade के बारे में क्वेश्चन बन सकता है. सुन लो. इस पॉइंट से चाहे ना भी बने, इसमें यहाँ पे इतना रेलेवेंट नहीं है. अभी भी the most controversial topic of WTO is still agriculture. ठीक है? और ये क्वेश्चन किस तरीके से बनता है? ये बनता है 2 राउंड. ठीक है? अब समझिए. जो कमेटियां बैठती है ना, ठीक है, ये अपने नाम बना. अब यूक्रेन में बैठी थी जहां पे WTO बना. क्वेश्चन आएगा कि WTO जो है बना कहां था? तो यूक्रेन राउंड में बना था. ठीक है? नाम बना रखा है इन्होंने. समझ गए? तो यूक्रेन राउंड में जैसे ये बना WTO, तो वहां पे भी एक प्रॉब्लम यही थी कि गैट जो है एग्रीकल्चर को कवर नहीं कर पाया था. देखो, अगर इकोनॉमी इस टाइम पे सब चीजें छोड़ दे, किसी एक इकोनॉमी को पैंडेमिक या फिर एपिडेमिक वाले टाइम पे एकदम खाना भी नहीं मिल रहा होगी कंट्री के अंदर, तो बच्चे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती हम लोगों की, बाहर वालों की, कि उसको सपोर्ट करें. है ना? एटलीस्ट उस कंट्री को खाना तो मिलना चाहिए. तो ये उसके ऊपर कॉन्ट्रोवर्सीज अभी तक चल रही है. कोविड वाला भी पॉइंट इसमें आगे जाके आएगा, टेंशन नहीं लेगी, लेकिन वो WTO का पॉइंट है. यहाँ पे आप इसमें ये समझना है कि एग्रीकल्चर के बारे में भी कुछ रूल्स ढंग से ये नहीं निकाल. तो यहाँ पे भी ये थे. ठीक है? फिर बच्चा अगेन डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम यहाँ पे एडिक्वेट नहीं था, रादर था ही नहीं. देन देयर वाज नो ट्रीटी. तो हर कोई अपने अपने डोमेस्टिक रूल्स जो है फॉलो कर रहा था, जो कि दूसरों के डोमेस्टिक रूल्स के साथ कोई कोरिलेशन नहीं बनता था. ठीक है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इसमें सिर्फ यही है कि WTO कहाँ इस्टेब्लिश हुआ था? तो इट वाज इस्टेब्लिश इन द यूग्रे राउंड. URUGUAAY. ठीक है?
यूगेई राउंड कह सकते हो, राइट। सो यूगेई राउंड जो है बच्चे, इसमें 15 ग्रुप्स जो है उन्होंने मतलब टैरिफ नॉन टैरिफ और इन सब के बारे में जो अभी हम कहानियां पढ़ रहे हैं वो यहाँ पे बनी थी। ओके, सो आपको यहाँ पे जो याद रखना है वो ये है कि इसको 7.5 साल लगे थे बच्चे डब्ल्यूटीओ को, इतने सारे नेगोशिएशंस के बाद के गैट को कंप्लीटली अबॉलिश करके डब्ल्यूटीओ को लेके आए। तो इंपॉर्टेंट लर्न क्या करना है कि 1 जुलाई 1995 को ये स्टैब्लिश हुआ था डब्ल्यूटीओ। ओके, और उस टाइम पे कितनी कंट्रीज इसकी मेंबर्स बनी थी एकदम से? 123। अभी इस टाइम पे कितनी है? 164। आपको लर्न 164 करना है। ओके, तो मल्टीलेटरल ट्रेड के बारे में तो बात करेंगे ना, डब्ल्यूटीओ, राइट। चलो बच्चे आगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बच्चे, डब्ल्यूटीओ। अब ये क्यों बनाया गया? द गोल वाज टू इंश्योर दैट द ट्रेड वाज एज स्मूथ, प्रिडिक्टेबल एंड फ्री एज पॉसिबल। ठीक है, स्मूथ मतलब विदाउट एनी रुकावट, ट्रेड प्रिडिक्टेबल मतलब क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस क्लियर है कि इससे ज्यादा टैरिफ नहीं लगाएंगे तो प्रिडिक्टेबल है, यस और नो। एंड फ्री भी क्योंकि लिबरलाइजेशन कम कर रहे हैं, नॉन टैरिफ मेजर्स भी यहाँ पे हम ले रहे हैं, हाँ या नहीं, मतलब कम कर रहे हैं रुकावटें। सो ये तीन चीजें हो रही थी, तो प्रिंसिपल यही होगा, स्मूथ ट्रेड, फ्री ट्रेड एंड फेयर ट्रेड, बिकॉज उससे प्रिडिक्टेबिलिटी रहेगी। ठीक है, तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, अंडरलाइन कर लेंगे, स्मूथली, फ्रीली, फेयरली एंड प्रिडिक्टेबली। प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स आगे इन्हीं को डिटेल में इन्होंने पढ़ाया होगा। चलो, इट हैज 6 मेन की ऑब्जेक्टिव्स। वही बात है, ये लर्न नहीं करना, सिर्फ सुन लो। इंटरनेशनल ट्रेड के लिए रूल्स बनाना चाहते हैं, आगे अगर आपको ट्रेड लिबरलाइज करना है तो उसके लिए क्या क्या कर सकते हो, यू कैन सिट एंड नेगोशिएट। ठीक है, टर्म्स वगैरह डिफाइन कर सकते हो टू लिबरलाइज ट्रेड। ठीक है, नंबर 3, ट्रेड डिस्प्यूट्स जो है उसको रिजॉल्व करता, तो ऑब्वियसली जो गैट की कमजोरियां थी वो यहाँ आ जाती थी पूरी प्रॉपर। फिर ट्रांसपेरेंसी रखना चाहता था ये डिसीजन मेकिंग में, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को और अपने साथ लेके आना चाहता था, ताकि जैसे आईएमएफ इसकी वजह से आया, वर्ल्ड बैंक इसकी वजह से आया, एशियन डेवलपमेंट बैंक इसकी वजह से अपना रेलेवेंस रखता है। तो इसने और इंस्टीट्यूशंस को भी इकट्ठा किया, बिठाया और कहा कि चलो हम एक दूसरे के साथ प्रिंसिपल्स लाते हैं फॉर बेटर पीस एंड हार्मनी। ओके, सो बचा हेल्प डेवलपिंग कंट्री बेनिफिट फ्रॉम ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम। तो डब्ल्यूटीओ की वजह से ही आज जो है भारत इतना प्रॉस्पर कर पाया। ठीक है, क्योंकि हम उस टाइम पे पिछड़े हुए थे, 1995 में हमारा कोई इतना खास स्टैंडिंग नहीं थी, लेकिन आज के टाइम में अगर इंडिया देखा जाए तो बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत तरक्की कर रहा है, ओनली बिकॉज ऑफ डब्ल्यूटीओ। ठीक है, अच्छा, टू प्रोवाइड अ फोरम, फोरम मीन्स बैठक, ठीक है, फॉर नेगोशिएशन एंड मॉनिटरिंग फॉर द ट्रेड लिबरलाइजेशन, कि हमें एक दूसरे का जो ट्रेड है उसको कैसे और लेस रिस्ट्रिक्टिव बनाना है और कैसे फ्री करें। तो उसके लिए ये फोरम बिठाएगा कि चलो जी आओ बैठते हैं, सलाह करते हैं कि किस तरीके से आप अपने इंपोर्ट के वो टैरिफ हटाओगे, मैं कैसे हटाऊंगी, और हम दोनों कैसे एक नतीजे पे पहुंचेंगे कि हाँ ये टैरिफ लगाया जाए, तो उसको नेगोशिएशन कहते हैं। ठीक है, सो प्रियम्बल क्या है? लर्न नहीं करना। प्रियम्बल है रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इंश्योरिंग फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, देखो अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे बढ़ेगा? एक्सचेंज हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, आप अच्छे गुड्स यूज कर पा रहे हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट्स आपकी मार्केट में आ रहे हैं, तो आपके पास चॉइस भी आ रही है, राइट, अच्छी चीजें यूज करोगे। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे नई कंपनियां आ रही हैं, ठीक है, इनकम बढ़ रही है, कैसे बढ़ेगी? इंप्लॉयमेंट की वजह से, नई कंपनी आ रही है, इंप्लॉयमेंट मिलेगी, अपने आप इंप्लॉयमेंट मिलेगी, इनकम भी मिलेगी, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ता है। तो हमने ये पढ़ रखा है ना, सब कुछ विशिष्ट सर्कल होता है। लार्ज एंड स्टेडी ग्रो ऑफ रियल इनकम एंड इफेक्टिव डिमांड, हमारा मेन मकसद क्या है कि जीडीपी इन रियल टर्म्स इंक्रीज हो, हमें प्राइसेस फ्लक्चुएशंस की वजह से ग्रोथ नहीं चाहिए, रादर हमें गुड्स एंड सर्विसेज की ग्रोथ चाहिए इकोनॉमी में, एंड दैट टू शुडंट बी वेरी स्काई रॉकेटिंग 1 मिनट में या फॉलिंग, बल्कि इट शुड बी वेरी स्टेडी। ठीक है, मतलब इंक्रीज ही होती रहे। ठीक है, एकदम से गिर उठ के गिरे ना, ऐसा नहीं चाहते, राइट। देन इफेक्टिव डिमांड भी हमारे इंप्रूव हो, एक्सपैंडिंग द प्रोडक्शन ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, दोनों को इसने इंक्लूड किया, रादर आईपीआर को भी इंक्लूड किया नीचे पर। ठीक है, सो स्ट्रक्चर के लिए बच्चे यहाँ, पे मैंने एक चार्ट बना रखा है, फटाफट से ये भी देखेंगे।
तो ये देख लो, ये मैंने बनाया है, आप भी बना लो। स्ट्रक्चर ये दिख रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ WTO बच्चे, इसके हेड क्वार्टर्स, हेड क्वार्टर मतलब जो मेन इसका ऑफिस है वो कहाँ है, जिनेवा में है। ठीक है, कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, तो हेड क्वार्टर लिख के दे, हेड क्वार्टर्स इन जिनेवा। तो आपको ये पैराग्राफ नहीं पढ़ने की जरूरत है इतना बड़ा, ठीक है ना, सीधा यहीं से रीड कर लेना। दोबारा से बोल रही हूँ, हेड क्वार्टर्स का है बच्चे जिनेवा, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, स्विट्जरलैंड में। और जो ये मैंने ब्रैकेट में लिखा है, ये लिखा है कि इट इज हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल, DG। ठीक है, तो जो यहाँ का हेड है, हेड क्वार्टर में भी कोई ना कोई इंसान तो होगा ना, उच्च गद्दी का। तो उस गद्दी पे जो बैठता है उसका नाम डायरेक्टर जनरल होता है। पहला समझ आया, हेडक्वार्टर सबने समझ लिया। नेक्स्ट, इसमें 3 टीयर्स हैं, 3 टीयर्स हैं इसके, कितने, 3 टीयर्स। नंबर 1 इज सबसे पहला, सबसे ऊंचा काउंसिल कौन सा है, मिनिस्ट्रियल काउंसिल है। क्या है, मिनिस्ट्रियल काउंसिल। बच्चे ये क्या करता है, मल्टीलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट्स के बारे में पॉलिसीज बनाता है कि किस तरीके से मल्टीलेटरल ट्रेड जो है वो इफेक्टिव एंड एफिशिएंट हो। तो मैंने MLTAs लिखा हुआ है, मल्टीलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट्स। ओके, एंड बच्चे ये 2 साल में कम से कम एक बार ही मिलते हैं। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस या काउंसिल कितनी बार कॉन्फ्रेंस करता है या मिलता है। सो इट मीट्स एटलीस्ट वंस इन 2 years, मीट्स एटलीस्ट वंस इन 2 years। तो 2 साल में वंस लिखा हुआ है, समझ जाना। मल्टीलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट्स की पॉलिसीज बनाता है। ओके, एंड सेकेंड क्या करता है, 2 साल में एक बार ही कम से कम इसकी बैठक बैठती है। पहला काउंसिल क्लियर हुआ, चलो अगले पे। सेकेंड इज जनरल काउंसिल। नाउ व्हाट इज जनरल काउंसिल, इट मीट्स वेरी फ्रीक्वेंटली, बहुत ज्यादा बारी मिलता है। और क्या करता है, ये सारी जितनी भी पॉलिसीज हमने ट्रेड के ऊपर बनाई है उसको रिव्यू करता है। देखो जो ऊपर मल्टीलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट्स ऊपर फॉर्म हुए ना मिनिस्ट्रियल काउंसिल के थ्रू, वो यहाँ पे क्या होता है बच्चे, उसका रिव्यू किया जाता है कि क्या वो सही तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा। ठीक है, तो डिस्प्यूट्स को भी यही सेटल करेगा। लड़ाई हो रही है ना अगर कहीं पे किसी कंट्री के बीच में कोई भी नहीं वारदात कोई खड़ी हो जाती है, तो ये उसको सेटल करता है। ठीक है, किसकी सेटलमेंट अथॉरिटी, सेकंड लेवल, दैट इज जनरल काउंसिल। क्लियर है। सो इट मीट्स फ्रीक्वेंटली एंड it reviews policies which were made on trade and it is responsible for dispute settlement। 2 समझ आए। थर्ड लेवल इज गुड्स काउंसिल, सर्विस काउंसिल एंड ट्रिप्स। ठीक है, ट्रिप्स इज योर ट्रेड रिलेटेड ट्रेड रिलेटेड योर IPRs, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, सो ट्रिप्स काउंसिल भी बना है इसमें, सर्विस काउंसिल भी और गुड्स काउंसिल भी है। तो गुड्स काउंसिल तो इसका सीधा कहां से उठ के आ गया था बच्चे, गैट से। उसके अलावा सर्विस गैट्स है, GATS, पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेनी नीचे। ठीक है, सो गुड्स एंड क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज, रुको, दिसिंग ये थी ऊपर, गैट्स, गैट्स इज गुड्स एंड, क्या यार, हाँ, गैट्स, GATS फुल फॉर्म, एक सेकंड नीचे, वेट 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 वेट, हाँ, गेट कहाँ गया यार, आएगा अभी, कोई नहीं, मैं रीड करा दूंगी फुल फॉर्म उसकी, यहाँ नीचे ही आएगा, डोंट वरी। सो ये डिफरेंट काउंसिल्स जो है बच्चे यहाँ बैठते हैं, गैट। गैट इज ट्रेड रिलेटेड एज, नहीं, जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज। वो जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ है। ठीक है, वो गुड्स के बारे में बात करता है। ठीक है, तो वो तो अभी तक एग्जिस्ट करता है गुड्स काउंसिल के फॉर्म में। और गैट्स, ठीक है, दैट इज जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज। फिर ट्रिप्स है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स, बोलना भूल गई मैं, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ IPRs। ओके, दिस इज ट्रिप्स। सो ये मैंने आपको ये वाला पूरा पैराग्राफ समझा दिया जो इंपॉर्टेंट था। ठीक है, सो बच्चे ऑब्वियसली जो गुड सर्विस एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वाला जो काउंसिल है, इट विल रिपोर्ट टू होम, द सेकंड लेवल गुड्स जनरल काउंसिल, हाँ या नहीं। ठीक है, फिर WTO के इस टाइम पे करेंटली कितने मेंबर्स हैं, 164, जिसमें से अभी 24 और लोग जो है मेंबरशिप लेना चाहते हैं यहाँ की। डेवलपिंग कितनी, 117 है, इसमें से 164 में से 117 जो है और डेवलपिंग नेशन है।
तो वर्ल्ड की जितनी भी ट्रेड है 95% ऑफ द ट्रेड इज थ्रू द WTO। ओके, नाउ गाइडिंग प्रिंसिपल्स में सबसे फर्स्ट वन इज MFN, दैट इज मोस्ट फेवर्ड नेशंस। सो जो WTO सुन लेंगे क्या कहता है, कहते हैं कि मेरा मेन मकसद है कि जितने भी हम मेंबर्स हैं हमारे बीच में नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड हो। ऐसा ना हो कि कोई गरीब या अमीर के हिसाब से ट्रेड जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो। कि देखो, लेकिन फिर भी यहाँ पे ना जो डेवलपिंग नेशंस है, क्योंकि 117 लोग देखो क्या है उनकी मेजोरिटी डेवलपिंग नेशंस की, यस और नो। अब वो कह रहे हैं कि अगर मेजर मेजर चंक ट्रेड जो है वो तो ऑब्वियसली अगर देखा जाए तो UK US जैसे ये या EU जैसे लोग जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नेशंस हैं यही आधी से ज्यादा बाजी मार लेंगे हर जगह पे। इनकी कॉस्ट कम है, इनके पास क्वालिटी अच्छी है, हाँ ये नहीं इनके पास बेटर टेक्निक्स, सब कुछ इनके पास बेटर है। हम तो फिर गिर जाएंगे, हमारा क्या फायदा तुम्हारे साथ जुड़ने का। ठीक है ना, जब WT ने तो ये कहा कि मेरे सारे बच्चे हैं, सब मेरे लिए एक बराबर है, मेरी आंखों में हर कोई एक जितना है। पर उसमें से बाकी जो 117 डेवलपिंग नेशंस थे उन्होंने कंसर्न अपना जताया कि देखो जी, इन हम में से ये जो है ये तो वर्ल्ड पावर्स है, रशिया हो गया, US हो गया, UK हो गया, यूरोप हो गया, ये सारी तो क्या वर्ल्ड पावर्स हैं। मैं इनके साथ कैसे compete करूं, मेरा क्या फायदा, ये तो एक दूसरे के साथ और ट्रेड करके और अमीर हो जाते रहेंगे, मेरे से क्यों करेंगे ये ट्रेड, ठीक बात है। तो यहाँ पे इस चीज को सिर्फ सुना किसने, WTO ने। इसने कहा कि ठीक है यार, ये जो कंसर्न्स है किसके, डेवलपिंग नेशंस के जो कंसर्न्स है इसको भी हम अहमियत देंगे, इसको भी हम अहमियत देंगे। और इसके बारे में भी बात दोहा राउंड में हुई। किस राउंड में हुई थी, दोहा राउंड। ठीक है, तो आपको ये नाम याद रखना पड़ेगा, दोहा। यूक्रेन में क्या हुआ था, WTO स्टैब्लिश हुआ था और दोहा में दो बातें हुई थी। एक तो मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक ऑन एग्रीकल्चर वाज टू बी डिस्कस्ड इन दोहा, एंड सेकंड दोहा एजेंडा में ये बात करी गई थी, मतलब जब दोहा राउंड होना था उससे पहले ही यहाँ पे इन्होंने एक बात करी थी कि देखो जी, हम डेवलपिंग नेशंस हैं, हम तो अमीर है नहीं, हमारी तो परेशानियां और खड़ी है, हमारी तो अभी पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है। अब हम तुम हमें कहो कि हम इन लोगों के साथ compete कर सकते हैं तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो हमारे लिए थोड़ी सी लिबरलाइज करो ट्रेड, इनके लिए थोड़ी स्ट्रिक्ट करो। आप कहोगे बिल्कुल टैरिफ फ्री हम एक दूसरे के साथ ट्रेड करें, तो हम वो नहीं कर सकते। हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री दोबारा से खत्म हो जाएगी, जैसे कि उस टाइम पे हुई थी ब्रिटिश वाले टाइम पे, हाँ या नहीं। तो हम तो एकदम से ट्रेड बैरियर्स रिस्ट्रिक्ट, मतलब कि बिल्कुल ओपन नहीं कर सकते, लिफ्ट नहीं कर सकते। तो WTO ने कहा ठीक है, तुम टेंशन ना लो, जो डेवलप्ड नेशंस है वो तुम्हारे साथ ट्रेड करेंगे एट ए लिबरलाइज्ड मैनर, बट you can maintain barriers and restrictions if and only if they are safeguarding and protectionist in nature। ठीक है, कि अगर वो तुम्हारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को क्योंकि हैम्पर कर रहे हैं, तुमने अपनी इंडस्ट्री को बचाने के लिए या सेफ गार्ड प्रोटेक्ट करने के लिए बैरियर लगाए, बेफालतू का नहीं लगाना जी। अगर वो बेच ही 10,000 का रहे, तुम्हारी कंट्री में वो 9,000 का बिक रहा है, तो तुम बैरियर नहीं लगा सकते। हमने यूनिट 2 में पढ़ा था ये। ठीक है, तो कह रहे हैं फिर नहीं, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि हाँ तुम्हारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है खराब हो रही है तो तुम रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो। ठीक है, ये MFN की बातें। MFN बेसिकली क्या कहते हैं, दैट आई वांट टू ट्रीट एवरी कंट्री, एवरी इकोनॉमी, एवरी मेंबर इक्वली एंड विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, वेदर रिच वेदर पुअर, वेदर डेवलप्ड अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग। ठीक है, मेरे लिए मेरी नजरों में सब एक समान। लेकिन वही बात है, इसमें भी हमने कुछ एक्सेप्शंस जो अभी पढ़ी थी RTS में वो सारी यहाँ पे अलाउड है। ठीक है, ठीक है ना। सो यहाँ पे अब ये तीन चीजें और बात करी इन्होंने, कहा कि इसने अग्रीमेंट्स किस किस पे बनाए, एक तो गैट वाला तो है ही है, फिर गैट्स भी मैंने आपको बता दिया एंड ट्रिप्स भी बता दिया। ओके, और ये वाली कहानी भी बता दी मैंने आपको, विच रिच पुअर ये वो। नेशनल ट्रीटमेंट दूसरी बात है, सुन लो। नेशनल ट्रीटमेंट में क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एक तो देखो जी, आपने अगर अपनी कंट्री में कोई भी गुड को इम्पोर्ट कर दिया, आपने अपनी कंट्री में कोई भी गुड को इम्पोर्ट कर दिया, तो एक बार इम्पोर्ट कर लिया ना,
तो उसको इज्जत, उसको क्या दो, इज्जत दो। जैसे तुम अपनी कंट्री के गुड्स को बेचते हो ना, जैसे तुम अपनी कंट्री के गुड्स को बेचते हो, वैसे ही फिर फॉरेन गुड्स को मार्केट में इक्वली ट्रीटमेंट देके बेचो। ये नहीं है कि चाइना से तुमने लड़कियां इंपोर्ट तो कर ली, फिर इकट्ठे करके तुम उसको डंप करके आने लगा रहे हो, जुलूस निकालो ना, मार्केट में वो भी बिकनी चाहिए फिर आगे नहीं। आपने आपने देखा होगा महंगी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाओ, ये ठीक है, एमजी वगैरह वगैरह। तो या फिर आपने कोई जैसे लखनऊ साइड पे देखा होगा, वो आती है एरियाज में, कोई बात साइड पे फैमिली शॉप्स वगैरह होती है, तो वहाँ की शॉप्स वगैरह बोलते हैं, मैंने कहा जो यहाँ पे देते 10 रुपए की, बाहर वाली 50 रुपए की, ऐसे तो मैंने 50 रुपए की 70 रुपए की बनानी है। बिग बबूल या वो भी घर जाती, तो वैसे तो नहीं, वहाँ पे 10 रुपए की, वैसे तो 50 रुपए की टॉफी भी होती है, लॉलीपॉप इंडिया की 10 रुपए की, हम होना चाहते ले लो, बच्चा वहां लगा लेता 100 रुपए की, ठीक है, 10 रुपए होती है एग्जैक्टली। तो यहाँ पे उन्होंने सजा रखी है ना, यू कैन नॉट लिटरली डिस्क्रिमिनेट, उन्होंने ऐसा नहीं कर रखा कि ये फोटो सेक्शन है, ठीक है, इसको मत वीडियो ऐसे नहीं बोलेंगे, कहेंगे कि इम्पोर्टेड है, ऐसे नहीं, हद, यही बात होती है। अगर तुमने दुकान में अपनी इम्पोर्टेड खाना का सामान रखा है, तो तुम्हें ये नहीं करनी कि यार इधर खरीदो जी, पहले पहले ये खरीदो ना, उनको मैंने सरकार खरीद रही है, वो मजा सरकार का है, लोगों का नहीं है, वो बेच रही है, ठीक है ना। लेकिन वो कह रहे हैं कि तुमने कोई भी चीज को इम्पोर्ट कर लिया ना अपनी कंट्री में, तो पहली बात तो अगर इम्पोर्ट कर लिया, फिर क्या करो, इज्जत दो। तो दैट इज नेशनल ट्रीटमेंट। तो रीड कर लो किताबों से, देखो, treating foreigners and locals equally imported and locally produced goods should be treated equally at least after the foreign goods have entered the market। समझ आई कि जब एक बारी फॉरेन गुड्स मार्केट में आ गए तो उनको सेम इज्जत मान दो जो कि तुम अपने खुद के गुड्स को देते हो। ओके, बेचना है मतलब उसको डंप नहीं करना है, उसकी बेइज्जती नहीं करनी खड़े होकर, ठीक है। द सेम अप्लाइज टू फॉरेन एंड डोमेस्टिक सर्विसेज ऑल्सो, ऑब्वियसली क्योंकि WTO है तो सर्विसेज पे भी अप्लाई होगा, कंसल्टेंसी वगैरह, टीचिंग, एवरीथिंग, राइट। ऐसे ही सेम टू सेम अप्लाई होगा इन केस ऑफ IPRs। तो कह रहे नेशनल प्रिंसिपल की ट्रीटमेंट जो है वो दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट दिस थिंग। अब कह रहे कस्टम ड्यूटी लगाना इज नॉट अ वायोलेशन ऑफ नेशनल ट्रीटमेंट, ऑब्वियसली वो तो कंट्री में आने से पहले लग रही है, और उसके बारे में चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं, नेगोशिएशंस के बाद ही इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है। ऐसा नहीं अपनी शक्ल उठा के कोई भी कितनी भी लगा देना, हमारे बीच में एग्रीमेंट्स हो रखे हैं। क्लियर। फ्रीर ट्रेड ग्रेजुअली थ्रू नेगोशिएशन। अब ये कहता है प्रोग्रेसिव लिबरलाइजेशन की टुवर्ड्स बढ़ो। देखो अभी हम करीब है, डेवलपिंग है, तो हमें अलाउड है कि हम क्या करें, बैरियर्स लगाएं, रिस्ट्रिक्शंस लगाएं, लेकिन कह रहे हैं जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम बढ़ेगा, तुम भी तो प्रोग्रेस करोगे ना, तो धीरे धीरे क्योंकि तुम प्रोग्रेस कर रहे हो थ्रू दिस बेनिफिट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जो कि अलाउ कर रहा है तुम्हें WTO, वो इसलिए कर रहा है कि धीरे धीरे तुम क्या करोगे, अपनी ट्रेड को और फ्री करोगे और लिबरलाइज करोगे, मतलब ट्रेड बैरियर्स को कम करोगे। तो ये एक और क्या है, मकसद है WTO का। ये कहता है आई वॉन्ट स्लो स्टडी चाहे हो बट प्रोग्रेसिव, मतलब इट शुड बी एवर इंक्रीजिंग नॉट रिड्यूसिंग। जो तुम कहोगे कल को मैं और कर रही हूँ अपनी लिबरलाइजेशन ना भाई, उसको और लीनियंट करो, उसको और ज्यादा इंक्रीज करो लिबरलाइजेशन का, मतलब रूल्स रिस्ट्रिक्शंस बैन्स बैरियर्स को रिड्यूस करना, ठीक है, ये तीसरा मकसद है। चौथा तो यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे प्रोग्रेसिव लिबरलाइजेशन। नेक्स्ट इज प्रिडिक्टेबिलिटी थ्रू बाइंडिंग एंड ट्रांसपेरेंसीज। बच्चे देखो हम सब क्या है, WTO के मेंबर्स हैं, हमने अग्रीमेंट वर्ड में साइन किया होगा ना, नहीं तो WTO तो मैंने तो नहीं ना, हमें पता है कि मैक्सिमम लेंगे ये लगेगा आगे वाला भी नहीं लगेगा, तो उसके बाद भारतीय मेरी नजरों में सब कुछ क्लियर है कि तुम्हारे मेरी जान टर्म्स है। अगर सब कुछ क्लियर है कि क्या टर्म्स है दो लोगों के बीच में या दो नेशन या के बीच में, तो डोंट यू थिंक कि मेरे को पता है, मेरा माइंड सेट है कि हाँ ये मुझे इससे ज्यादा टैक्स नहीं लगा,
आपने और मैंने भी हम दोनों रेस्टोरेंट में मैंने साइकिल की 2% से ज्यादा नहीं, तो क्या मुझे 2% ज्यादा टैक्स लगा सकता है? क्या मैं उसको 2% ज्यादा टैक्स लगा सकती हूँ? अब हम दोनों ने बीच में क्यों नहीं लेट लगाया? मैंने उसको कहना है कि वो कुछ बेचोगे तो मैं जितना अपने टैक्स लगा तो मुझे बेचेगा तो 2% ठीक है। रेट क्या है? क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है। तो ट्रांसपेरेंट अगर है, सब कुछ साफ सुथरा क्लियर दिख रहा है, हाँ, लॉस क्लियर कम है ना मार्केट में, हाँ, तो थोड़ा लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये मत करो। आ जाओ। Sometimes promising not to raise a trade barrier है, ये सुना हो गया, ये सुना है आपसे 10% वाले जो मर्जी दुनिया में होते हैं आपसे कल को मार्केट में टैक्सेस लोग बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल अगर वोट इंक्रीज हो रही है, रिस्ट्रिक्शंस लग रहे हैं, तो बच्चे मैंने बस की फादर लगाया हमारी लीगल बाइंडिंग है, 10% टैक्स रिपोर्ट ड्यूटी पे मैं नहीं लगाऊंगी। तो बच्चे क्या ये वादा इक्विवेलेंट टू नॉट है? that we can charge, that we can legally charges your bound tariff, जो हम लोगों ने इस बार लागू करके इससे हमें टैक्स नहीं लगाना। तो बाउंड टैरिफ के इश्यू में लगा सकती है ना, वो तो अलाउड ही हमेशा, बट उसमें ऊपर में लगा, तो इट मींस लोअर, ये लिखा है। देन इससे क्लियरर व्यू रहता है कि अगर मुझे इन्वेस्टमेंट्स करनी है तो वो बेसिकली मैं टेंशन फ्री कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है इतना ही टैक्स लगने वाला है, क्योंकि वादा किया हुआ है ना सरकार ने, सरकार के साथ। देन बच्चे इससे जॉब अपॉर्चुनिटीज भी इंक्रीज होती है, अगर एफडीआईज आए, हाँ या नहीं, लोगों की इनकम बढ़ेगी, सब कुछ होगा, कंपटीशन भी रहेगा। आप लोगों के लिए कैसे सुनो, बाहर का सामान यहाँ पे अगर बिक रहा है तो मोनोपोली नहीं होती ना, याद है, और बेटर क्वालिटी का बिक रहा है, प्राइसिंग चाहे सरकार तय करके देख रही है, लेकिन अगर क्वालिटी बेहतर है तो मैं कौन सा चूज करूंगी? तो यहाँ पे कॉम्पिटिशन रहता है कि नहीं रहता? ठीक है। फिर बच्चों वो ये सीलिंग्स, कस्टम ड्यूटीज, बाउंड रेट वगैरह के बारे में उन्होंने बात की है। अब यहाँ पे ये अंडरलाइन करेंगे, सुनो। अगेन एग्रीकल्चर के ऊपर ही बात है। हमने क्या बात कर रही थी कि WTO एक और मेन मकसद से जो इस्टेब्लिश हुआ था वो इसलिए था क्योंकि गैट फेल हो रहा था एग्रीकल्चर की बातों को काउंटर करने के लिए ना, उसमें हमेशा कॉन्ट्रोवर्सीज चल रही थी, प्रॉब्लम्स रह रही थी, कुछ भी सेटल नहीं था, है ना। तो बच्चे यूरेई राउंड में जब WTO आया, इस दोबारा से जब बैठक बैठती है इनकी, समझ रहे हो, तो जब मेन कह लो कि ये जो राउंड्स है ये मिलते तो चाहे हम WTO के मेंबर्स बहुत ऑफन है, पर बच्चे जब हम कोई मुद्दा डिस्कस कर रहे होते हैं ना तो ये राउंड्स का नाम दे देते हैं हम हमको। ठीक है, तो यूग्रेई राउंड में एक और बात हुई थी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स 100% एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के बारे में इन्होंने टैरिफ्स एंड रेट्स बता दिए कि इससे ज्यादा आप टैरिफ चार्ज नहीं कर सकते ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। बाउंड टैरिफ समझ रहे हैं कि इससे ज्यादा नहीं चार्ज कर सकते। तो बच्चे इन्होंने वो बात कर ली, सुनो। One of the achievements of Uruguay round of multilateral trade talks was to increase the amount of trade barriers under the binding commitments। मतलब कि हमने बाइंडिंग कमिटमेंट्स में क्या करना है, बाइंडिंग कमिटमेंट समझ रहे हैं कि जो आप और मैं इकट्ठे बैठ के वादा कर रहे हैं उसके अंदर, उसके प्रीव्यू में और ट्रेड लेके आना है, ये कह रहे हैं। इंक्रीज नहीं करना बैरियर, जो बैरियर वाली ट्रेड है उसको लेके आना है, उसका नंबर इंक्रीज करना है बाइंडिंग कमिटमेंट्स में, लाइन समझ लो। ये नहीं पढ़ना कि बढ़ा रहे हैं कमिट, रेट नहीं बढ़ा रहे, कहने का मतलब उनकी तादाद बढ़ा रहे हैं कि हर एक को हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है, देख बच्चे ये कह रहे हैं कि रेट्स नहीं बढ़ा रहे, ठीक है, बट जो मुद्दे हैं ना जिनको ट्रेड की सीमित की जरूरत है, टैक्स की, इसका नंबर टैक्स को नहीं increase करें। जो उनका अम्ब्रेला है उसको वाइडन करें कि हर एक आइटम को हम एक मैक्सिमम बाउंड रेट दे सकते हैं। ठीक है, so another achievement of the Ukraine round was that it had set 100% एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की बाउंड्स, कि इससे ज्यादा मतलब एक एक एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट उठाया उन्होंने कहा, जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है आपकी डेस्टिनेशन में, जो एग्रीकल्चर की डेस्टिनेशन में आते हैं
उसके ऊपर इससे ज्यादा टैरिफ नहीं है। तो 100% कवर हो रहे हैं, जैसे भी करें इन्होंने। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो इन्होंने बाउंड टैरिफ 100% सेट कर दिए हैं यहाँ पे, क्लियर, ताकि मार्केट सिक्योरिटी रहे, ट्रांसपेरेंसी रहे। बच्चे नेक्स्ट इज प्रमोटिंग फेयर कंपटीशन, फेयर ट्रेड बच्चे कर रहे हैं कि कैसे, ऑब्वियसली टैरिफ्स वगैरह लिमिट करके। अब ये कह रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप टैरिफ नहीं लगा सकते, टैरिफ तो लगा सकते हैं ना, लगा सकते हैं, बट वो भी सलाह के बाद होनी चाहिए, नेगोशिएशन और एग्रीमेंट्स की तहत होनी चाहिए, ठीक है। और यूजुअली वही बात है कि जो अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं, डेवलपिंग नेशंस हैं, उनको एक ऑर्गेनिक प्रोटेक्शन दी गई है कि आप अगर अपने को सेफ गार्ड करना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो सिर्फ उसी क्राइटेरिया में आप क्या कर सकते हो, टैक्स लगा सकते हो या इंक्रीज कर सकते हो, अदरवाइज आपको फ्री ट्रेड भी करनी है, ठीक है, ये बात। तो फ्री ट्रेड कहने का मतलब है, चाहे फ्री ट्रेड यहाँ पे 100% अचीव नहीं कर पाए, क्योंकि जो डेवलपिंग नेशंस हैं वो अभी भी उनको अलाउ करके वो import ये कहना है, ठीक है। आ जाओ। WTO is sometimes described as a free trade institution, but not accurate, 100% accurate नहीं है, because हमने टैरिफ जो है वो प्रोटेक्शन लगा रखे हैं, ठीक है। बट यहाँ पे हमारे को रूल्स ऑब्वियसली ओपन फेयर एंड अनडिस्टॉर्टेड कंपटीशन में तो कंपटीशन है, इस तरीके के टैरिफ्स लगाने हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टैरिफ लगा रहे हो कि आपको कंपटीशन ही ना हो, ठीक है। सो कह रहे हैं रूल्स ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन, जो हमने पहले दो पढ़े, MFN एंड नेशनल ट्रीटमेंट, ये यही करना चाहते हैं, ऑब्वियसली ट्रेड को क्या करना चाहते हैं, फेयरर एंड स्मूदर करना चाहते हैं। फिर लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि अगर हम ये बातें करें तो अनफेयर ट्रेड सिर्फ नहीं, मतलब देखो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए ना कि मेरी नेशनल डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जो है वो खत्म हो गई। तो उसके लिए अलाउड है कि हम एक अमाउंट ऑफ टैरिफ जो है या tariff लगाएं। ठीक है, तो that is our free ऑलरेडी मैं आपको पहले समझा चुकी जब मैंने वो फ्री ट्रेड वर्ड समझाया था। सो कह रहे हैं प्लूरिलेटरल जो अग्रीमेंट्स हमने कर रखे हैं वो अलाउड है ना, अलाउड होंगे कि नहीं होंगे। नेक्स्ट, इनकरेजिंग डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ऑब्वियसली बच्चे WTO का मतलब मकसद क्या है कि इंटरनेशनल ट्रेड हर जगह, ठीक है, फ्री ट्रेड हो, लिबरलाइजेशन हो। तो बच्चे अगर, और एक और चीज थी कि जो पुअर कंट्रीज हैं, ये डेवलपिंग नेशंस हैं, उनको क्या करें हम, एक सहायता दे कि उनकी भी इकोनॉमी क्या हो, डेवलप हो, ठीक है। सो ये कह रहे हैं ये जो हमारा मेन मकसद है कि हम डेवलपिंग नेशंस को भी एट ग्लोबल एज विद अदर डेवलप्ड नेशंस लेके आना चाहते हैं। सो इसके बारे में सिर्फ ये लास्ट लाइन आपको अंडरलाइन करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको बताया MCQ बनेगा। द दोहा डेवलपमेंट एजेंडा इंक्लूड्स डेवलपिंग कंट्रीज कंसर्न्स about the difficulties they face in implementing the यूग्रेई राउंड agreements। So जो यूग्रेई राउंड में ये बोली गई थी ना, फ्री ट्रेड, नो टैक्स, नो बैरियर्स, तो तब क्या हुआ, गरीब नेशन हमारे जैसे डेवलपिंग नेशन खड़े हुए कि भाई हम अलाउ नहीं कर सकते, हमारी इकोनॉमी अभी बहुत ही बहुत ज्यादा, हम लोग है, सब कुछ ये हमारी परेशानी हमारी और दिख रही है, हम हमारा सेकेंडरी सेक्टर भी अभी बदल रही है, अगर इकोनॉमी और डूब जाएगी। तो यहाँ पे रवि मिलेगा, ठीक है, ये तुम्हारा कंसर्न समझ लो। दोहा राउंड जब होएगा ना, दोहा राउंड हो चुका, हो जाएगा, दोहा राउंड जब होगा ना, तो तुम्हारे लिए कंसर्न पहले इसको हम मान्यता देंगे, इसको हम मान्यता देंगे, हम तुम्हारे फ्री ट्रेड कंट्रोल नहीं, ठीक है। तुम्हारे को अगर टैरिफ वैल्यू लगानी है, it should be what protected and safeguarding nature only, ठीक है। तो ये भी बात है कि दोहा एजेंडा, दोहा डेवलपमेंट एजेंडा में ये कंसर्न समझा गया कि कोई बात नहीं, जो यूग्रेई राउंड में तुमने बात करी ना कि हम तो फ्री ट्रेड नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, वो दोहा राउंड में डिस्कस हो जाएगा। एजेंडा क्या होता है, जो हमने डिस्कस करना है ना राउंड में, मीटिंग में, उसके बारे में लिस्ट बना ली, उसको एजेंडा बोलते हैं, ठीक है। क्या क्या चीजें डिस्कस होनी, दैट इज एजेंडा, क्लियर। बच्चे अगेन WTO के रूल्स एंड अग्रीमेंट्स बहुत बेसिक हैं, इसको मैं 2 मिनट में खत्म करा देती हूँ, ठीक है। इसमें जिस तरीके से बोल रहे हो सिर्फ उसी तरीके से समझेंगे, क्योंकि देखो लिस्ट तो आने नहीं वाली पूरी, कुछ एक आधी चीज ही आ सकती है, वो मैं बता देती हूँ क्या आने वाली है। पहला वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है,
अग्रीमेंट मतलब WTO ने किस किस तरह के एग्रीमेंट जो है इंटर किए। पहला उन्होंने अग्रीमेंट और एग्रीकल्चर इंटर किए, जिसमें इन्होंने क्या कहा कि तीन चीजें होनी चाहिए। पहली बात है मार्केट का एक्सेस सबको मिलना चाहिए एग्रीकल्चर में, ठीक है। सबको मार्केट जो है पता होनी चाहिए कि क्या है, क्या बेच सकते हो, सब कुछ अलाउड होना चाहिए। डोमेस्टिक सपोर्ट, सरकार को एग्रीकल्चर में ट्रेड के लिए हर तरीके से सपोर्ट करना चाहिए। एक्सपोर्ट सब्सिडीज देनी चाहिए और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ठीक है। एक्सपोर्ट सब्सिडीज देनी चाहिए, तीन चीजें। तो ये पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला, क्योंकि एग्रीकल्चर के ऊपर मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं यहाँ पे। तो एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर हमने एंटर किया, ठीक है। WTO के मेंबर्स ने जिसने ये बात बोली कि मार्केट एक्सेस मिलना चाहिए हर प्रोडक्ट को। दूसरा, आपको क्या करना चाहिए, एक तो मार्केट सब्सिडीज मिलेगी, गवर्नमेंट सब्सिडीज देंगे, और दूसरा है डोमेस्टिक सपोर्ट होना चाहिए कि हर कोई सपोर्ट करे, अगर इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है तब भी, ठीक है, और एक्सपोर्ट करो तब भी। अब यहाँ पे रिलेटेड एक और पॉइंट है, नीचे भी बता देते हैं कि इसके भी रूल्स बनाए हैं। लेकिन मेरे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं तो उसको ना डेयरी में नहीं बेच सकते, उसके लिए कोल्ड स्टोरेज होगी जरूरी के बाद में इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है। तो कोल्ड स्टोरेज लेकिन एक ही वाले में नहीं बेच सकते, जिसको पैराडाइज जितने भी और नाम है, तो ये दो से हेल्प करनी तो रेस्ट के अंदर, यस, वो सारे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स बेचते हैं, गुड बेचते हैं, मंडियों में जाते हैं। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वाले जितने भी गुड होंगे पूरा कोल्ड स्टोरेज के कमरे में आने होते हैं उन्होंने, उसके अंदर से जो आते हैं इसके दुबई से, उसकी भी पूरी एक बनी होगी एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाले हैं, समझ गए। ऐसे नहीं कर सकते, मतलब नहीं बेच सकते है अच्छी क्वालिटी वाले, मतलब आपको जो सुपर मार्केट्स में मिलते हैं, तो सुपर मार्केट्स में एसी वाली पंखे वाली सुपर मार्केट नहीं होती, आई होप सबको पता है। हाँ, तो ये अलाउड है, लेकिन उसके लिए भी कुछ रूल्स हैं और मैंने अब आपको रूल्स बता दिए, ठीक है। नंबर 2, ये हमने पढ़ लिया था एसपीएस, तो कह रहे हैं एसपीएस मेजर्स भी, जो हमने एसपीएस के बारे में पढ़ा था, क्या था कि मैक्स ऑफ प्लांट एनिमल, ठीक है, इन सबको हर्ट ना करे, ठीक है। और जो अगर कोई कहीं से एवियन फ्लू आ रहा है, स्वाइन फ्लू वगैरह आ रहा है, उनको इंपोर्ट नहीं करना। तो कहाँ जहाँ पे इसका सेफ गार्ड के लिए करते हैं, ठीक है। सिर्फ वो मेजर्स लगाते हैं बेफालतू के अनजस्टिफाइड, ठीक है, या आर्बिट्री मर्जी के रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते एसपीएस के या टीबीटी। नेक्स्ट वाले एसपीएस और टीबीटी में पढ़ा था। हाँ, कह रहे उसकी वो उसमें क्या कहते हैं परछावे में तुम ये नहीं कह सकते तू भी पहन, तू भी पहन, तू भी पहन। हाँ, उसके भी रूल्स हैं, अपनी मर्जी से आर्बिट्री और अनजस्टिफाइड रिस्ट्रिक्शंस एंड बैरियर्स नहीं लगा सकते। नेक्स्ट, ये लर्न करना है कि मल्टी फाइबर अग्रीमेंट था पहले, क्या था, मल्टी फाइबर अग्रीमेंट था अगर आपने टेक्सटाइल्स के एक्सचेंज करना था। अब वो जो है उसकी जगह नया अग्रीमेंट जो है हम सब ने फॉर्म किया, दैट इज एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग, ठीक है। ये क्वेश्चन बनता है इसमें कि मल्टी फाइबर अग्रीमेंट को किसने रिप्लेस किया, तो उसको रिप्लेस किया एग्रीमेंट्स ऑन टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग में, ओके। देन टीबीटी मैंने आपको समझा दिया। अग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, इन्वेस्टमेंट मेजर्स आया तो उसको ट्रिम्स कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कि इन्वेस्टमेंट रिलेटेड प्रोसीजर्स या मेजर्स कौन से इंट्रोड्यूस हुए, तो दैट आर ट्रिम्स। ट्रेड अग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, जिसमें आपको एफडीआई एफपीआई जो है वो बताई गई है कि कितनी अलाउड है, कौन सी परसेंटेज में अलाउड है, और क्यों रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगानी, ठीक है, अननेसेसरी। तो वो सारी चीजें आ सकती है, बस सिर्फ कौन से रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं जो कि आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को क्या कर रहे हैं बच्चे, ऑब्वियसली हैम्पर कर रहे हैं, उतने ही रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं। नहीं तो अदरवाइज आपको 100% इन्वेस्टमेंट्स एफडीआई अलाउड है मोस्ट ऑफ द एरियाज। क्लियर, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड पूरी लास्ट यूनिट है, उसमें तो पढ़ेंगे 5th यूनिट। क्लियर। नेक्स्ट, एंटी डंपिंग ड्यूटीज भी आपको देखनी पड़ेंगी, याद करो। एंटी डंपिंग क्या होता है, जब आपको पता चलता था, आपको पक्का पता था, कंफर्म्ड था कि ये डंपिंग कर रहे हैं, तो कह रहे डंपिंग पे भी मुंह उठा के एंटी डंपिंग नहीं लगानी, वो तब लगानी है जब वो आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को हैम्पर कर रही है।
देखो जी, बाहर वाले सस्ते में माल बेच रहे हैं, लेकिन तुम्हारी कंट्री में उससे सस्ता ही बिक रही है, उसी रेट में बिक रहा है, तो तुम्हारे लिए काहे को खतरा? डोंट वरी देन, it's okay. Then you're not allowed to impose anti-dumping duties. But yes, if you are selling at a higher price than what they are trying to dump in, then you can apply anti-dumping duties. Clear? Likewise, for countervailing duties, yes or no? तुम्हारे को पक्का पता चल रहा है कि ट्रेड को डिस्टॉर्ट करने जा रहे हैं यहाँ पे, और पीछे वाली कंट्री की सरकार ने इनको सब्सिडीज दी है जिसकी से प्राइस कम हो रहा है, तो हमारी ही सरकार उसको काउंटर वेल करेगी और प्राइस बढ़ा देगी टैक्स लगा के। हाँ, तो वो भी सिर्फ तभी लगेगा जब तुम्हारे को खतरा है, नहीं तो नहीं। लाइकवाइज सेफ गार्ड वाली पढ़ी थी हमने। हमने ये देखा सर्ज इन इंपोर्ट्स आ रहे हैं, सॉरी हमारे इंपोर्ट से बढ़े जा रहे हैं, इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा बेफालतू के बढ़े जा रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम सेफ गार्ड ड्यूटी लगा सकते हैं। हम कहते हैं नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बैन। तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है या नहीं है, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है या नहीं है, मैंने सबसे एक बारी के लिए इंपोर्ट जो है एक आदमी नहीं निकले, 2-4 हफ्ते के लिए ban। ये बहुत ज्यादा इंपोर्ट, ठीक है, वो भी हमें पता है कि कंडीशंस पूरी होनी चाहिए तब, बेफालतू में नहीं। तो ये बातें देखो, एंटी डंपिंग, देन ये अभी मैंने पढ़ाना है, ये भी पढ़ाना है, नीचे वाले मैंने कवर करा दिए, सब्सिडीज वाला, सेफ गार्ड वाला, ठीक है। और बता रही हूँ, कस्टम वैल्यूएशन अग्रीमेंट्स, बच्चे ये भी क्या है, सिर्फ जो रूल्स अलाउ किए हुए हैं ना कि ये तरीके होने चाहिए एक प्रोडक्ट को, अगर आपकी एक इकोनॉमी में या मार्केट में एंटर करना है तो ये इस स्टैंडर्ड का होना चाहिए। बेफालतू के एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर से रुकावट नहीं लगानी, ठीक है, वो यहाँ पे बात की हुई है। नेक्स्ट, प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन, वो भी कह रहे हैं अगर शिप करने से पहले जो भी इंस्पेक्शन क्राइटेरिया है वो भी डब्ल्यूटीओ ने ले डाउन किया हुआ है, अपने आप से अपनी नाक घसोड़ के बेफालतू के रूल्स रेगुलेशंस नहीं लगाओगे आप। टीएसआई बस ध्यान रखना। तो यहाँ पे एक और बात भी करी हुई है, अंडरलाइन करेंगे, इट प्रोवाइड्स अ सोल्यूशन फॉर डिस्प्यूट्स बिटवीन प्री शिपमेंट एजेंसीज एंड एक्सपोर्टर्स, ठीक है, कि अगर इन दोनों के बीच में कल को क्लेश आता है तो कौन घुसेगा, डब्ल्यूटीओ का अग्रीमेंट ही बाइंड करेगा इन दोनों को, ठीक है। और डिस्प्यूट कौन सॉल्व कराता है, जनरल काउंसिल, यस, सेकंड ईयर दैट इज द जनरल काउंसिल। क्लियर? रूल्स ऑफ ओरिजिन याद है कि हम देख सकते हैं छानबीन करके कि कहाँ से ये गुड्स एक्चुअली ओरिजिनेट हुए, तो वो भी अलाउड है, कह रहे वो आप कर सकते हो छानबीन। अग्रीमेंट ऑन इम्पोर्ट लाइसेंसिंग प्रोसीजर, तो कह रहे सिंप्लीफाई कर दिए इम्पोर्ट प्रोसीजर्स, ठीक है, ताकि ट्रेड बैरियर्स कम से कम हो सके। सब्सिडीज, काउंटर वेलिंग मैंने आपको समझा दिया, सेफ गार्ड समझा दिया। गैट्स, बच्चे गैट्स में भी यही बात कर रहे हैं, कह रहे जैसे गुड्स के लिए आपको नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होना चाहिए, वैसे ही सर्विसेज के लिए भी नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होना चाहिए, मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी रहेगी, ठीक है। और अपने आप के रिस्ट्रिक्शंस एंड मेजर्स आप नहीं लगा सकते अनटिल एंड अनलेस कोई नेगोशिएशन हुई हो दो कंट्रीज के बीच में बैठ गई, ठीक है ना, तो उसमें तो आप लगा ही सकते हैं बैरियर्स। ट्रिप्स, ऑब्वियसली वो ट्रेड रिलेटेड वही बात है, आईपीआर, तो अगर आपको ट्रेडमार्क्स खरीदने हैं, कॉपीराइट्स खरीदने हैं, गुडविल, या फिर ये जो हमारे देखो बाहर की इन्वेस्टमेंट्स आ रही है, डोमिनोज बाहर का है, मैकडोनल्ड्स बाहर का है, सबवे बाहर का है, सीसीडी भी बाहर से आया है, और बोलो कौन कौन है, बर्गर किंग, सारे स्टारबक्स, ये सारे बाहर की हैं चेन्स, तो ये क्या है, नाम है ना, नाम है, समझ रहे हो, जो कि हमने बाहर से खरीदे हुए, तो आईपीआर है, आईपीआर है, यस। अरमानी, गुच्ची, लुई विटॉन वगैरह वगैरह ट्रेडमार्क्स, ठीक है, ट्रेड नेम्स, ट्रेडमार्क्स जो आप खरीद के लाए हो, उनसे एक तो पहली बात है इंफ्रिंजमेंट नहीं होनी चाहिए, दूसरा रुकावटें नहीं होनी चाहिए कि तुम कहोगे इनको बैन करो, ना भाई ऐसा नहीं, अगर यही था तो फिर इनको अंदर ही नहीं आने देनी थी बातें, इनको आप एंटर ही मत करने देते ना अपनी इंडस्ट्री कंट्री में, अब करने दिया तो इनको अगेन तरीके से यूज करेंगे, एंड इसकी इंफॉर्मेशन को लीक करना भी एक इंफ्रिंजमेंट रहेगी, ठीक है ना, आगे नहीं। ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म, टीपीआर है, ये क्या है, पीरियोडिकल रिव्यू करते हैं ट्रेड पॉलिसीज, बार बार आके रिव्यू करते हैं कि क्या ट्रेड पॉलिसीज वगैरह प्रॉपरली फॉलो हो रही है, ये भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेकेंड ईयर की, हाँ या नहीं। प्लूरिलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट्स भी ऑब्वियसली डब्ल्यूटीओ एंटर करा रहे हैं, और बाहर वाली कंट्रीज के साथ जो कि नॉन मेंबर कंट्रीज है उनके साथ आप प्लूरिलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट्स एंटर नहीं कर सकते।
नेक्स्ट दोहा मैंने आपको बता दिया था पहले ही, बहुत बारी इंपॉर्टेंट है। इट इज द 9th राउंड, ठीक है। और WTO की 4th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो है दोहा में बैठेगी। 2 साल में एक बार ही मिलती है ना। तो देखो 9th राउंड है तो अप्रोक्सीमेटली वही हाफ लगा लो ना, चौथा, ठीक है। चौथी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस इसकी दोहा में, कतर कतर में नवंबर में 2001 में बैठी थी बच्चे, जिसमें मॉडिफिकेशंस लाए गए थे कि किस तरीके से चेंजेस लाए गए हैं। ओके, सो 20 एरियाज में चेंजेस लाए हैं बच्चे यहाँ पे, बस 20 एरियाज का ध्यान रख लो। और मेन नामा, मतलब नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में, इसको छोड़ो, मेन इंपॉर्टेंट ये लर्न करनी है लाइन, दैट इज द मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक इन द दोहा एजेंडा वाज एग्रीकल्चर ट्रेड। ओके गाइस, हाँ या नहीं। और एक और दोहा एजेंडा के बारे में हमने बात करी थी कि वहां पे कंसर्न्स ऑफ डेवलपिंग नेशन को भी एड्रेस किया गया है। ओके, G20 बचे आज कल, अगर उसमें वो करेंगे, गूगल करेंगे तो 21 कंट्रीज आती है, बट हमारा मॉड्यूल क्या कहता है, G20, तो 20 ही चुपचाप लर्न करेंगे, ठीक है। तो G20 की हमारी जो कॉन्फ्रेंस है इंडिया में 2021 में बैठी थी ना। हर जगह पे बैनर्स लगे थे जब PM मोदी से मिलने आए थे, ये सारे यहाँ पे इंडिया में बैठे थे। G20 की बैठक बैठी थी। सो बच्चे यहाँ पे वही बात है कि हम क्या करना चाहते हैं, और ज्यादा ग्लोबलाइज करना चाहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड को, और बढ़ोतरी या बढ़ावा देना चाहते हैं, यस और नो। तो G20 के बच्चे हमारी जिंदगी की कंट्रीज के बारे में थोड़ा सा तो हमें पढ़े नाम बोलिए, ठीक है। और मेन मकसद क्या है कि हमें कैसे और अपने आप को इंटीग्रेट करना है विद वर्ल्ड इकोनॉमी, कैसे और हम लिबरलाइज करेंगे, ठीक है। सो बच्चा यहाँ पे हम्म, ये कह रहे हैं बेसिकली आफ्टर द पैंडेमिक 19, कोविड 19 के पैंडेमिक के बाद इनको ऐसा लगा कि जो फूड है, एग्रीकल्चर है, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस कम किए जाए, ठीक है। ये जब हमारे इंडिया में बैठक बैठी थी G20 की, उसमें लेटेस्ट मुद्दा जो अब आप लोगों को याद रखना है, सबसे ज्यादा क्या था कि किस तरीके से, क्योंकि कोविड वाले टाइम पे इंडिया के पास तो चलो बफर स्टॉक था खाने के लिए, अगर कल को हर किसी का धंधा ठप हो जाए, कुछ नया ना बने, तब भी भारत की सरकार ये एश्योरेंस सबको दे रही थी। बार बार मोदी जी आगे बोल रहे थे माइक पे कि टेंशन ना ले, सबको खाना मिलेगा, टेंशन ना ले, हमारे पास इतना है कि सबको बैठे बिठाए खाना मिलेगा, ऐसा बोल रहे थे। तो कह रहे हैं देखो हमारी कंट्री के पास था, what if there were certain other nations or countries which were deprived of food because they did not have enough storage। तो कह रहे हैं इस सिचुएशन में आप सिर्फ अपने ही कंट्री के बारे में तो मत सोचो ना, इंटीग्रेशन के बारे में बात हो रही है। ये जो रिस्ट्रिक्शंस माधव लगाए गए कि इतने गुड्स के ऊपर इतने रिस्ट्रिक्शंस, ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर इतने रिस्ट्रिक्शंस, उसको और लूज किया, उसको और हटा उसको और हटा दिया गया। थोड़ा सा भी हमें यहाँ पे पढ़ने की स्टैटिस्टिक्स दो भी जो मैं बताऊंगी, सिर्फ ज्यादा टेंशन नहीं ली। तो देखो, तो कह रहे हैं 2022 में अपना ये 52 एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस जो फूड, फीड एंड फर्टिलाइजर्स में थे, कितने थे, 52 थे, 52, ठीक है। उसको हटा दिया गया, कितने परसेंट हटा दिया गया, 44 हटा दिए गए, नहीं सॉरी 44 रहे और 66% हटा दिए गए, तो 52 का 66% हटा दिया गया। कितने मेंटेन रखे गए, 44 रिस्ट्रिक्शंस जो है मेंटेन रखे गए ऑन फूड, फर्टिलाइजर्स एंड फीड, ठीक है। दूसरा जो कोविड वाले टाइम पे 27 गुड्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थे, 27 गुड्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थे, उसमें से बच्चे सिर्फ 37 लिफ्ट करे और 63 मेंटेन्ड है अभी तक। क्या देखना एक बार G20 की इंडिया में 21 में बैठी थी कि 22 में बैठी थी बैठक, चेक करना है। हम्म देखो ये तो 23 लिखा है, सक्सेसफुली कंडक्टेड एट भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली ड्यूरिंग 9th एंड 10th सितंबर 2023, 2023, सॉरी ठीक है 21 नहीं है 2023 है।
ठीक है, तो 2023 में इसको फाइनलाइज किया होगा ना ये सारी चीजों को, 2022 में ये बातें हुई होंगी सारी बैठ के। ठीक है, तो 2023 में इसको फाइनल किया गया है। ओके, सो क्या क्या बातें हुई थी कि 52 जो हमारे रिस्ट्रिक्शंस थे उसमें से कितने हटाए गए बेटा, 66% रिमूव करके कितना मेंटेन किया गया, ओनली 40 44% मेंटेन किया गया। तो कुछ गड़बड़ है ना, ये 56 होना चाहिए, यस। एंड जो हमारे 27 एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस थे बच्चे कोविड वाले टाइम पे जो हमने मेंटेन किए थे, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट की वजह से भी तो कोविड फैल रहा था ना, तो कह रहे उस टाइम के जो रिस्ट्रिक्शंस थे उनको हमने 37% से लिफ्ट करके 63% मेंटेन किए। ओके, ये लाइन लिखी हुई है। अब आपको जो लर्न करना है वो ये है बच्चे, एक तो एक मिनट और, 77% एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस को खत्म कर दिया गया था, और 17 रिस्ट्रिक्शंस ही सिर्फ अभी जो है इन प्लेस है हमारे पास, ओनली 17 रिस्ट्रिक्शंस है बच्चे। ठीक है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट रिलेटेड मेजर्स में जो बात कर रहे हैं। अब ये मेंबर्स आपको ध्यान रखने हैं, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, लर्न नहीं करने सिर्फ पढ़ लो, कनाडा, चाइना, यूरोप, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया मतलब नेशन क्या है, मेंबर है, ये याद रखना, जिस मेनली इसी के ऊपर क्वेश्चन बनेगा। इंडोनेशिया, इटली, जापान, पब्लिक ऑफ कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया मतलब साउथ कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया साउथ कोरिया। ओके, नॉर्थ कोरिया नहीं है रिपब्लिक, रिपब्लिक समझते हैं जो फ्री होता है। मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया है, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूके, यूएस। तो यूके यूएस तो नाम याद रहेंगे आपको, अर्जेंटीना वगैरह भी याद रह सकते हैं, परेशानी का हो सकती है पाकिस्तान, पाकिस्तान नहीं है। ठीक है, सऊदी अरेबिया की सारी कंट्रीज हैं। ठीक है, और इंडिया भी। क्लियर, ये आपकी यूनिट नंबर 3 खत्म होती है, यूनिट 4 खोलेंगे फटाफट। दिस इज +2 वाला टॉपिक ओनली। ठीक है, जितना कवर हो सकता है एटलीस्ट दैट आई विल ट्राई एंड कवर अभी, रेस्ट वी विल कवर टुमारो आल्सो, नो प्रॉब्लम। तो एटलीस्ट मैं चाहती हूँ जितना मैंने चंडीगढ़ वालों के साथ कवर कर लिया उतना कर दूं। सो सेक्शन 4 इज एक्सचेंज रेट एंड इट्स इकोनॉमिक इफेक्ट्स। वेरी इजी, वेरी सिंपल। सबसे पहले तो आपको यार दोबारा से बता देती हूँ क्या होता है। फॉरेन करेंसी हमारे लिए, हमारी कंट्री की करेंसी डोमेस्टिक है, उसके अलावा सारी क्या फॉरेन। उसके एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन करते हो, $1 इज इक्वल टू ₹80 से सपोज। सो अगर आपको ₹1 इज इक्वल टू हाउ मेनी डॉलर्स करना है तो रेसिप्रोकल होता है 1/80, हाँ या नहीं। ठीक है, देन बच्चे फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन जो है वो होते हैं डोमिनेट इन सम अदर करेंसी, तभी हम उसको फॉरेन करेंसी कहेंगे। तो इसमें हम बाय सेल जब करते हैं गुड्स तब हमारे को जरूरत पड़ती है फॉरेन करेंसी, हाँ या नहीं। बाहर वालों के साथ कोई भी गुड्स खरीदते हैं या बेचते हैं तब। दूसरी चीज, जब हम किसी से पैसा बोरो करते हैं दूसरी कंट्री से, उनको लेंड करते हैं तब चाहिए होता है। नंबर 3, फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन, इनके लिए समझ लेंगे फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन। आपको क्योंकि फॉरवर्ड के बारे में थोड़ा नॉलेज तो होगा ही। स्पॉट क्या होता है, अभी के अभी अगर मुझे बाहर वालों के साथ कोई ट्रांजेक्शन करना है तो आज के रेट पे अभी के अभी मैं एक्सचेंज कर दूँ, दैट इज स्पॉट। ठीक है, फ्यूचर मार्केट होती है, उसके बारे में अभी तक आपने नहीं पढ़ा था, आगे बताऊंगी बीच में टॉपिक क्या है। अभी जो बात करें दैट इज स्पोर्ट, फॉरवर्ड के बारे में कुछ सुना होगा। आज से सपोज आप यूके के हो, मैं आपको कहती हूँ आज से 3 महीने बाद यूके के सप्लायर्स मैं आपसे ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदूंगी। ठीक है, पर सुनो, खरीदूंगी कब, 3 महीने बाद। पैसे कब दूंगी, 3 महीने बाद। लेकिन जो रेट है वो 3 महीने का आज डिसाइड, प्री डिटरमाइंड रेट, प्री डिटरमाइंड स्टार्टिंग में ही डिटरमाइन कर दूंगी, बट वो होगा कब, 3 महीने, दैट इज फॉरवर्ड। तो FRA फ्यूचर रेट अग्रीमेंट आज है, जो रेट है आज मैं डिसाइड करूंगी, ट्रांजैक्शन एक्चुअली विल हैपन आफ्टर 3 months। नाउ अंडरस्टैंड अनदर टर्म दैट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड राइट नाउ इज फ्यूचर्स। बहुत ध्यान रखेंगे, फॉरवर्ड सबको क्लियर है ना, तब जाऊंगी फ्यूचर पे। फ्यूचर क्या होता है सुनो, आज तुम वही हो यूके के सप्लायर्स हो, मैंने कहा मैं आपसे ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट
3 महीने बाद खरीदूंगी, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट 3 महीने बाद खरीदूंगी, बट आज मैंने प्राइस डिटरमाइन नहीं किया, उस दिन जो प्राइस होगा उस पे खरीद, उस दिन जो प्राइस होगा उस पे खरीदू। ऑर्डर आज प्लेस कर दिया, रेट नहीं डिटरमाइन किया, बस उस दिन जो रेट होगा उस पे ट्रांजेक्शन करूंगी। तो फ्यूचर समझ आ रहा है, क्लियर है ना? तो फ्यूचर का प्राइस भी फ्यूचर में, फॉरवर्ड आज है, आज फास्ट फॉरवर्ड कर रही हूं मैं, ठीक है? तो रेट आज डिसाइड हो रहा है, इस तरीके से याद रखिए। तो अनपरफॉर्म फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स के लिए, फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन्स के लिए भी मुझे एक्सचेंज रेट चाहिए, हाँ या नहीं? चाहे 3 महीने बाद पेमेंट करनी है, बट रेट तो आज ही डिसाइड करूंगी ना, एक्सचेंज तो आज ही करा लूंगी, हाँ या नहीं? तभी तो फायदा है। अदरवाइज अगर मेरे को एसेट्स अपने डिस्पोज करने हैं बाहर की कंट्री में, तो मेरे पास आएगा पैसा, लाइबिलिटीज अगर सेटल करनी है या अक्रू हो रही है तब भी पैसा एक्सचेंज होगा, फॉरेन करेंसी खरीदनी बेचनी है तब भी होगा, ठीक है? एक्सचेंज रेट रिजीम्स वेरी सिंपल, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट्स दैट प्रिवेल, फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल एंड मैनेजेबल, ठीक है? इंडिया टिल 1991 यूज्ड टू फॉलो fixed exchange rate, which was abolished in the year 1993, and what came into picture? Managed floating. Today we are a managed floating regime. ठीक है? तो बच्चे फिक्स सिस्टम क्या होता है, जहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो फिक्स करती है कि ये एक्सचेंज रेट रहेगा, ठीक है? तो उसके लिए सरकार को क्या करने पड़ते हैं, ह्यूज रिजर्व मेंटेन करने पड़ते हैं, मानी इन द फॉर्म, पहले इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड्स, टुडे बिकॉज वी फॉलो ब्रेटन वुड्स, तो इन द फॉर्म ऑफ एक्सचेंज करेंसी, ठीक बात? दैट इज फॉर फिक्स्ड, ठीक है? इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस अपने नोट से फटाफट बता दूंगी, रुक जाइए। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल को फ्लोटिंग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ध्यान रखना है, ठीक है? मैनेज फ्लोटिंग अलग है, फ्लोटिंग होता है फिक्स, फ्लेक्स फिक्स, ठीक है? जहाँ पे मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई जो है रेट डिटरमाइन करती है, तो दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, द पॉइंट एट व्हिच बोथ ऑफ देम मीट, वहां पे रेट जो है डिटरमाइन होता है, यस इक्विलिब्रियम रेट बोलते हैं उसको, या पार एक्सचेंज रेट भी बोल देते हैं, फ्लोटिंग, ठीक है? सो डू यू थिंक यहाँ पे गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस है, सेंट्रल बैंक की कोई इंटरफेरेंस है? नहीं। क्या हमारे को रिजर्व जरूरत है, इसलिए हमने पढ़ना है ऊपर देखो यार, बोलो, रिजर्व की भी मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट इज मैनेज फ्लोटिंग। मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है, जहाँ पे everything first of all is left on the demand and supply axis, then what does government do? If there is a sudden increase or a sudden fall, एक रेंज को मेंटेन करती है, ठीक है? अगर इससे ज्यादा बढ़ेगा तो मैं रोक दूंगी, इससे कम होगा तब भी मैं इंटरफेयर कर दूंगी। तो अगर जब गवर्नमेंट को अपनी कैप या सीलिंग के फ्लोर लगाने हैं, उसके लिए किसे रिजर्व की जरूरत है, किसे रिजर्व की जरूरत, क्लियर? सो इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस 1 मिनट देंगे, मैं अपने किताब से खुद ही करा दूंगी, ठीक है? तो ये फ्री फ्लोट देख लेंगे, आ जाओ पहले। फ्लोटिंग जिसको फ्लेक्सिबल भी कहते हैं, फिक्स्ड भी कहते हैं, फिक्स्ड होता है दूसरा। फ्री फ्लोट एक्सचेंज रेट, गवर्नमेंट डज नॉट पार्टिसिपेट, ठीक है? एडवांटेजेस वही है कि सेल्फ रेगुलेटिंग है, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन बिल्कुल भी नहीं है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी रहेगी, हाँ या नहीं? मैनेज फ्लोट क्या है, जहाँ पे सब कुछ पहले तो डिमांड एंड सप्लाई में छोड़ दिया, फिर गवर्नमेंट जो है इंटरवीन करेगी, इसको मैनेज फ्लोट या फिर डर्टी फ्लोट भी कह देते हैं, लिख लो, इसको नहीं याद है, डर्टी फ्लोट, ठीक है? टिपिकली द पर्पस ऑफ सच इंटरवेंशन इज टू प्रिवेंट सडन लार्ज स्विंग्स इन द वैल्यू ऑफ नेशंस करेंसी, ओके? Then fixed exchange rate is the rate between two currencies is set by the government. Now what are the advantages? आ जाओ, लेस रिस्की है क्योंकि रेट फिक्स है ना यार, मेरे को टेंशन नहीं, मेरे को तुम्हारे अंदर पैसा लगाना है, तुमसे लेना है, तो सेम ही रहने वाला है। इंटरनेशनल ट्रेड इनकरेज होगी इससे, यस। स्पेकुलेशन कम हो जाएगी, स्पेकुलेशन क्या होता है, इंक्रीज डिक्रीज से जो प्रॉफिट्स कमा रही हूँ, ठीक है? देन फिक्स्ड रेंज ऑब्वियसली डिसिप्लिन है, तो लोअर लेवल्स ऑफ इन्फ्लेशन रहेगा इकोनॉमी में, स्टेबिलिटी रहेगी प्राइस की। इसको पेग्ड एक्सचेंज रेट भी कहते हैं, फिक्स को पेगिंग, यस, कि गवर्नमेंट अपने आप से एक रेट फिक्स कर देती है, ठीक है? सो एक्सचेंज रेट पेग कैन ऑल्सो एनहांस क्रेडिबिलिटी, मतलब हमारे को क्रेडिबल है ना, रिलायबल है, डिपेंडेबल है हमारी करेंसी, क्योंकि वो चेंज ही नहीं होने वाली, पेग, ठीक है?
Okay, however, in fixed or managed floating exchange regimes, the central bank is required to obviously keep large amount of reserves. So floating exchange rate system again has now many advantages. What? Number one, monetary policies आराम से आप pursue कर सकते हो. Self regulating है, हाँ नहीं. टेंशन नहीं है ना, अपनी मर्जी की जो मर्जी पॉलिसीज आप रखाओ. देन नॉमिनल एक्सचेंज रेट को आप एडजस्ट कर सकते हो. कैसा नो, इसमें नॉमिनल एक्सचेंज रेट रहेगा ना, क्योंकि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन इसमें ऑलरेडी आएगा, राइट. देन डज नॉट रिक्वायर ह्यूज रिजर्व्स, यस और नो. वेंचर कैपिटल भी इसमें इनकरेज होगी, जो लोग पैसा कमाना चाहते हैं थ्रू लीगलाइज्ड सट्टा, दैट इज एक्सचेंज रेट, देन दे कैन डू इट थ्रू योर, यस और नो. तो आर्बिट्रेज होता है यहाँ पे. लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? अनसर्टेनिटीज है. बेनिफिट्स की जगह लॉसेस भी हो सकते हैं, रिस्क प्रीमियम्स भी होंगे. रिस्क प्रीमियम समझाते हो क्या होते हैं? अपने आप को लॉस से बचाने के लिए, क्योंकि करेंसीज बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रही है. मैं क्या कर सकती हूँ? आई हैव ऑप्शन ऑफ एंटरिंग इनटू अनदर मार्केट, फ्यूचर्स मार्केट, जिसमें मैं कहती हूँ कि मैंने, क्योंकि देखो अभी आपसे ट्रांजेक्शन किया था ना कि 3 महीने बाद में फ्यूचर में आपसे ये प्रोडक्ट खरीदूंगी, या फ्यूचर में एक्सचेंज रेट क्या है तो नहीं. तो मैं दूसरी मार्केट में ना, दूसरी मार्केट में ये कह दूंगी, देखो आपके साथ मैंने अनियन का सेल्सफोर्स ट्रांजेक्शन की, 3 महीने बाद मैं आपसे अनियन खरीदूंगी जो भी रेट हो रहा हो, ठीक है. तो वहीं पे मैं एक और मार्केट में, सुन लो, कवर करूंगी वो ट्रांजेक्शन. मैं कहूंगी कि इतने रेट पे आज के हिसाब से सपोज टमाटर और प्याज का समझ लो रेट सेम है, 70 रुपए किलो, ठीक है. मैंने आपसे 500 किलो प्याज 3 महीने बाद खरीदने, तो वहीं पे मैं दूसरी मार्केट में एक ऐसे इंसान के साथ ट्रांजेक्शन करूंगी यूके में, कि मैं तेरे को 500 किलो प्याज 3 महीने बाद बेचूंगी. तो देखो, तुमसे खरीद रही हूँ और उसको बेच, एक्सचेंज रेट उस दिन में तो सबके लिए सेम है. तुमसे अगर खरीद रही हूँ, तुमसे अगर खरीद रही हूँ, अगर मुझे महंगा पड़ रहा है, तो जब बेचूंगी तो प्रॉफिट भी तो ज्यादा आएगा. और अगर सुनो, तुमसे खरीदा एक्सचेंज रेट कम था, लॉस जो हो रहा था, समझ में, मतलब महंगा हो गया तो लॉस हो गया ना, वहां पे प्रॉफिट हो गया. अब यहाँ तुमसे सस्ता है एक्सचेंज रेट, तो प्रॉफिट हो रहा है तुमसे खरीदते हुए, क्योंकि आज सस्ता पड़ रहा है मुझे. लेकिन वहीं पे उस मार्केट में मुझे लॉस हो रहा है, उसी मार्केट में लॉस हो रहा है, क्योंकि मैं उसको बेचूंगी आज सस्ता था. आर्बिट्रेज को क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेज. स्पेकुलेशन का होता है सिर्फ आज की सस्ता में सस्ता लगा, आज मुझे लगता है 3 महीने का प्राइस कम हो रहा है, इसलिए मैंने खरीद उस दिन के लिए सोच ली. आज 70 रुपए का है, मुझे लगता है 3 महीने बाद 50 रुपए का हो जाएगा प्याज. तो मेरी ऐसी सोच है कि 20 रुपए पर केजी में तुमसे कमाऊं. दैट इज स्पेक्यूलेशन. दैट इज, अब तुमसे मैंने डिसाइड किया कि 3 महीने बाद 50 रुपए का, क्योंकि मेरे को लगता है कि बिकेगा. वहीं पे दूसरी मार्केट में मैंने क्या करा? प्याज का बेचने का ट्रांजैक्शन करा. लॉस हो गया, 70 की जगह 3 महीने बाद 90 का हो गया. तो वहां पे बेचूंगी तब भी तो महंगे में बेचूंगी ना, वो भी तो मुझसे का लगाएगी. तो इस तरह के ट्रांजेक्शन में एंटर करने के लिए क्या होता है? मुझे प्रीमियम देना पड़ता है. क्या करना पड़ता है? प्रीमियम देना पड़ता है. मैं देखो एंटर कर रही हूँ ना, अपनी सिक्योरिटी है मेरी आगे की, तो आई विल हैव टू पे सम प्रीमियम. दैट इज नोन एज द रिस्क प्रीमियम. दैट इज नोन एज द रिस्क प्रीमियम. तो ये अपने विचार के लिए कि कल को अगर सुनो, मेरे को यहाँ से खतरा हो रहा है तो मैं इसको कैंसिल कर सकती हूँ, इसको कैंसिल कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने प्रीमियम पे रखा है अपनी लैब. वो माइंड लॉस आगे जाके डिटेल में जब तुम ऐसे पॉइंट पढ़ोगे आगे जाके टेंशन ना लो, तो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट रखो. इतना सा आ रहा है तो मैंने प्रीमियम पे रखा है, तो खरीदे हैं तो मैं तो कैसे भी चल जाएगा, मैं तो ले रहा हूँ. मैं तो पैसे करके को बेच रही हूँ, क्योंकि मुझे फायदा है, लेकिन मैं लॉस हो रहा है, सुन लो, लॉस हो रहा है. मैं तो उसको प्रीमियम ले रहा हूँ, उसको मुझसे खरीदना पड़ेगा. प्रीमियम इसलिए पे करती हूँ, दैट इज नोन एज रिस्क प्रीमियम. ओके, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड वेरी डीप, बट
अभी कभी और फ्री होके मे बी। ठीक है। सो रिस्क प्रीमियम की भी कॉस्ट आपको पड़ती है, ये लिखा हुआ है। ओके, नाउ दिस इज समथिंग न्यू फॉर यू ऑल। नॉमिनल वर्सेस रियल एक्सचेंज रेट्स, सुन लो। नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या होता है, जो हम नॉर्मल अभी तक प्लस 2 में पढ़ते आए हैं। $1 खरीदेंगे, उसकी वैल्यू क्या है, 80 रुपए। ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, मैंने इसको वैल्यू असाइन कर दी। मैंने बोला मैं एक समोसा, चलो चलो समोसा, मुझे अगर ये रेफ्रिजरेटर भारत में खरीदना है, तो वो सैमसंग का, क्योंकि जापान का है ना सैमसंग, हाँ, सैमसंग का अगर रेफ्रिजरेटर मुझे खरीदना है, मुझे 1 लाख रुपए का पड़ेगा। अगर यूएस वाले वही सेम रेफ्रिजरेटर खरीदते हैं, तो उनको एग्जाम्पल में लगा लो पड़ता है 20,000, 20,000। तो यहाँ से बच्चे हम क्या डायरेक्ट करेंसी एक्सचेंज की बात कर रहे हैं कि गुड्स के टर्म में कर रहे हैं। तो गुड्स के टर्म में जब हम करते हैं तो उसको रियल एक्सचेंज रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, रियल एक्सचेंज रेट। तो गुड्स मतलब सर्विसेज भी इंक्लूडेड है। लेकिन जब हम एक्सचेंज करेंसीज को डिटरमाइन करते हैं, दैट इज नॉमिनल। ठीक है। सो अब यहाँ पे देखो, बेटर ऑब्वियसली हमेशा हम बोलते हैं कि रियल होता है, क्योंकि नॉमिनल में इन्फ्लेशन भी इंक्लूडेड होता है, राइट और नो। सो बच्चे ये देखो, सिंपल सी बात है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या रेट है जिसपे हम करेंसी को ट्रेड करते हैं विद अदर करेंसी। ठीक है। और रियल एक्सचेंज रेट क्या है, इज द रेट एट विच पर्सन कैन ट्रेड गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ वन कंट्री फॉर गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ अनदर कंट्री। ओके, सो दैट इज अ बार्टर। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आ सकता है, ऐसा आ सकता है सिंपल सा, कि रियल एक्सचेंज रेट कैसे निकालेंगे। तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट इनटू डोमेस्टिक प्राइस डिवाइडेड बाय फॉरेन करेंसी। तो इसको होल डिवाइडेड करके या साइड पे भी कर दूं, बात एक ही है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। से सपोज वही रेफ्रिजरेटर इंडिया में 1 लाख का मैं खरीद पाती हूँ। ठीक है। नॉमिनल एक्सचेंज रेट, हाँ ठीक है। नहीं, नॉमिनल एक्सचेंज रेट तो हमारा मार्केट वाला हुआ ना, कि $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज। ठीक है। तो एक्सचेंज रेट मतलब हमारा 80 हो गया, इंटू डोमेस्टिक प्राइस हमारा से सपोज 1 लाख है फ्रिज का, और बाहर वाले हमारा 20,000 का खरीद पाते हैं। तो हम क्या रियल करेंसी का रेट निकाल सकते हैं कि नहीं, इन टर्म्स ऑफ गुड्स। इन टर्म्स ऑफ गुड्स हो रहा है ना ये रेफ्रिजरेटर। तो कर लो, कितना हुआ, 400। ठीक है। सो दैट मीन्स दिस इज 400 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन आवर करेंसी यूएसडी। ओके, महंगा है मतलब वो उनके पास ज्यादा पावर है, हमारे लिए 400 गुना महंगा है, ये कह रही हूँ। ठीक है। तो सिंपल इसके ऊपर सिर्फ ये आता है फॉर्मूला कि कैसे निकालना है। तो रियल एक्सचेंज रेट इज इक्वल टू नॉमिनल एक्सचेंज रेट इनटू योर डोमेस्टिक प्राइस डिवाइडेड बाय फॉरेन प्राइस। ठीक है। अब एक और नई चीज आ जाती है जिसको हम रियर कहते हैं, REER। ठीक है। दिस इज योर प्राइस डिफ्लेटर, जो हमने बात करी थी कि अगर इंडेक्स के फॉर्म में हम बात करते हैं। ठीक है। सो इंडेक्स है नॉर्मल, आपको डायरेक्ट गिवन है कि डोमेस्टिक प्राइस इंडेक्स ये है, फॉरेन प्राइस इंडेक्स ये है, तो नॉर्मल फॉर्मूला रहेगा जैसे ऊपर था, नॉमिनल एक्सचेंज रेट इनटू डोमेस्टिक प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय फॉरेन प्राइस इंडेक्स। लेकिन अगर प्राइस इंडेक्स की जगह आपको डिफ्लेटर गिवन है, क्या गिवन है, डिफ्लेटर, तो उसको हम रियर कहते हैं, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। ये कैसे निकलेगा, कह रहे इज इक्वल टू नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट डिवाइडेड बाय योर प्राइस डिफ्लेटर। ठीक है। या फिर इसको प्राइस डिफ्लेटर को इंडेक्स ऑफ कॉस्ट भी कहते हैं, मतलब जहां पे आपको ऑलरेडी एक्सचेंज जो है गिवन है, दैट इज डोमेस्टिक बाय फॉरेन ऑलरेडी गिवन है निकाल के। ठीक है। चलो थोड़ा सा और आगे। मैथ्स की क्लास 11:30 आगे मैम। हाँ, मेरे को जो ध्यान है ऐसी बात करी थी कि 11:30 तक है। चलो कोई बात नहीं, लेट्स स्टॉप हियर, क्योंकि मैम अगर आ भी गए तो बीच में रोकना मुश्किल हो जाता है।